गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोलों को नजर आ रही है आपकी प्यारी प्यारी जग से न्यारी समाप्ति मैम? गुड गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सारे प्यारे प्यारे सपोलों को। आज का दिनांक है कितना, डेट कितना है? 17। अभी अभी एक क्लास ली थी फिर भी डेट याद नहीं आती है। 17 सितंबर 2024। यस, कह रहे 17 इज द खतरा। युगल क्यों भाई, कुछ हुआ है 17 वाले दिन खतरनाक? 17 यानी खतरा देखने के लिए बने रहिए आज के एपिसोड में। नमस्कार, सावधान रहे, सतर्क रहें। चलिए शुरू करते हैं बेटा आज का लेक्चर नंबर 8। ठीक है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट का ये आखिरी लेक्चर है। टॉपिक आज खत्म हो जाएगा और फिर हमें बेटा कमेंट्स का है। हाँ, फिर बेटा हमें तपस्या सीरीज आज शायद पूरी तो आज तो नहीं हो पाएगी क्योंकि आज तो टॉपिक ही है और फिर एनसीईआरटी कैटलिस्ट के कुछ 9-10 क्वेश्चंस है और फिर बेटा अगर हो पाएगा टाइम तो हम पीवाईक्यूज करेंगे वरना देखेंगे। ठीक है, यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हैप्पी विश्वकर्मा पूजा, हैप्पी विश्वकर्मा पूजा बेटा। बिल्कुल शुरू करें। यस एवरीबॉडी। हाँ चलिए जी, चलिए जी, चलिए जी, शुरू करते हैं मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोलों। इस चैप्टर की करेंगे समाप्ति क्योंकि मैम का नाम भी है समाप्ति। इस चैप्टर को करेंगे समाप्त समाप्ति मैम के साथ। और बेटा जॉइंट्स और डिसऑर्डर्स आज हम पढ़ने वाले हैं और बेटा समाप्ति एक्सप्रेस। ठीक है, चलो सबसे पहले हम समाप्ति एक्सप्रेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना? यस, पिछली क्लास का क्विक रिवीजन करेंगे। ठीक है ना? पिछली क्लास का क्विक रिवीजन करेंगे। एक बारी कुर्सियों की पेटी बांध ली जाए और बेटा बिल्कुल भी चैट्स में कोई स्पैमिंग ना की जाए और सिर्फ पढ़ाई की जाए। अगर समझदार हो तो पढ़ाई करोगे और नहीं हो तो बेटा फिर तो कुछ भी करोगे, है ना? चलिए, हमने लास्ट क्लास में बेटा पढ़ा था अपने गर्डल बोन्स के बारे में और हमने वर्टिब्रीज के बारे में भी पढ़ा था, तो मैं वहीं से रिवाइज कराती हूं। हमारे पास होती है बेटा वर्टिब्रल कॉलम और वर्टिब्रल कॉलम बनी हुई होती है वर्टिब्री से और वर्टिब्री में होती है बेटा क्या, हर एक वर्टिब्री में सेंटर पे एक स्पेस होता है जो हॉलो स्पेस कहलाता है न्यूरल कैनाल, जिस न्यूरल कैनाल से पास होती है आपकी स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है ना? तो आपकी ईच वर्टिब्रा पोजेसेस अ सेंट्रल हॉलो पोर्शन कॉल्ड एज द न्यूरल कैनाल एंड बिटवीन द वर्टिब्रा देयर इज अ कार्टिलेज दैट इज कॉल्ड एज इंटरवर्टिब्रल डिस्क। द फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री इज कॉल्ड एज एटलस, द सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्री इज कॉल्ड एज एक्सिस। एटलस और एक्सिस में ये वाली मूवमेंट हो रही होती है, नो मूवमेंट, इसे बोलते हैं पिवट जॉइंट। और एटलस और ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स के बीच में ये वाली मूवमेंट हो रही होती है, इसे बोला जाता है एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट। ठीक है ना? फिर आपने वर्टिब्रल कॉलम के बाद पढ़ा बेटा गर्डल बोन्स के बारे में, पेल्विक गर्डल और पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल के पास टोटल होती है 4 हड्डियां, लेकिन ईच हाफ ऑफ पेक्टोरल गर्डल हैज 2 हड्डियां। ईच हाफ ऑफ पेक्टोरल गर्डल कंसिस्ट ऑफ बेटा अ ट्रायंगुलर फ्लैट लार्ज बोन कॉल्ड एज स्कैप्यूला, जो 2nd और 7th रिब के बीच में प्रेजेंट है। इसमें बेटा एक स्पाइन निकली डोर्सल साइड पे प्रेजेंट होता है। इसमें से एक स्पाइन निकली हुई होती है जिसका आगे जाके एक फ्लैट पार्ट होता है, जिस फ्लैट पार्ट को बोला जाता है बेटा एक्रोमियन। जिस फ्लैट पार्ट को बोला जाता है बेटा एक्रोमियन प्रोसेस। एक्रोमियन के नीचे ही होती है ग्लिनॉइड कैविटी। ग्लिनॉइड कैविटी में फिट हो जाता है आपका ह्यूमरस। ग्लिनॉइड कैविटी में फिट हो जाता है आपका ह्यूमरस, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है। इस एक्रोमियन प्रोसेस से बेटा जाके जुड़ती है तुम्हारी दूसरी बोन जिसके 2 कर्वेचर्स होते हैं, क्लैविकल। क्लैविकल इज द कॉलर बोन, द सेकेंड बोन ऑफ योर पेक्टोरल गर्डल ऑफ ईच हाफ। क्लैविकल कॉलर बोन एक साइड से स्टर्नम से अटैच है, एक साइड से एक्रोमियन प्रोसेस से अटैच है। दीज आर द 2 बोन्स ऑफ योर ईच हाफ ऑफ पेक्टोरल गर्डल विच इज सेपरेट। ये आपस में जुड़े नहीं होते हैं। फिर आप बात करते हैं बेटा आपके पेल्विक गर्डल की। पेल्विक गर्डल का ईच हाफ कंसिस्ट ऑफ बेटा कॉक्सल बोन। कितने कॉक्सल बोन होते हैं? 2 कॉक्सल बोन होते हैं, लेकिन आपके पास ईच कॉक्सल बोन जो एक हाफ में बेटा एक कॉक्सल बोन है वो बना होता है
तीन हड्डियों के फ्यूजन से बेटा इलियम, इशियम एंड प्यूबिस। यहां की एक कॉक्सल बोन, यहां की एक कॉक्सल बोन, दोनों वेंट्रली बेटा फ्यूज होती है प्यूबिक बोन के बीच में कार्टिलेज होता है, प्यूबिस बोन के बीच में कार्टिलेज होता है जिसे प्यूबिक सिम्फाइसिस बोला जाता है, और डॉर्सल साइड से वो जुड़ी हुई होती है आपकी वर्टिब्रल कॉलम से, आपकी सेक्रम से। तीनों हड्डियों के जंक्शन पर, इलियम, इशियम, प्यूबिस के जंक्शन पर प्रेजेंट होता है एक कप लाइक स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं एसिटाब्यूलम, जिससे तुम्हारी थाई बोन जाके जुड़ती है और अगेन बॉल एंड सॉकेट आज आप पढ़ोगे आपकी हिप जॉइंट बनाती है। फिर आपने पढ़ा बेटा आपकी लिम्ब बोन्स के बारे में, टोटल लिम्ब बोन्स 120, 30 30 30 30। ईच फोर लिम्ब कंसिस्ट ऑफ 30 बोन्स, ईच हाइंड लिम्ब कंसिस्ट ऑफ 30 बोन। फोर लिम्ब को बेटा यहीं से पहचान लो, यहां पे होगी ह्यूमरस, थंब के टुवर्ड्स होगी बेटा रेडियस, अपोजिट साइड पे होगी अल्ना, 3 हड्डी हो गई। रिस्ट में है तुम्हारे पास 8 कार्पल्स, पाम में है तुम्हारे पास बेटा, पाम में 5 मेटाकार्पल्स, उंगलियों में डिजिट्स में है तुम्हारे पास फैलेंजेस 2 3 3 3 3। अब इसी को अगर टांग मानोगे तो टांगों में तुम्हारे पास है थाई बोन, फीमर, फिर है तुम्हारे पास नीचे वाला एरिया जिसे बोलते हैं बेटा टीबिया एंड फिब्यूला, फीमर, टीबिया एंड फिब्यूला। टीबिया जो होती है मीडियल होती है, सेंटर पे होती है, मोटी वाली हड्डी होती है। आपके पैर के हील वाले एरिया में होती है टार्सल, कार्पल थी 8 बट टार्सल होती है 7। यहां पे होती है बेटा हाथों में मेटाकार्पल, पैरों में सोल वाले एरिया पे होती है मेटाटार्सल, यहां पे भी 5, वहां पे भी 5, यहां पे भी उंगलियों में फैलेंजेस, वहां पे भी फैलेंजेस, यहां पे भी 14, यहां पे भी 14, यहां पे भी 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3, 4 बार 3, ठीक है ना, और यहां पे भी 2 3 3 3 3, ठीक है ना, समझ में आ गई बात। लेकिन यहां पे हो गई 29 हड्डी, क्योंकि 30th हड्डी होती है तुम्हारी नी के ऊपर, कैप लगा होता है जिसे बोलते हैं पटेला, द नी बोन, दैट इज द 30th बोन। यस एवरीवन, एक थम्स अप दे दीजिए अगर क्लियर हो गया, रिवीजन हो गया। अब हम फिर बेटा जॉइंट्स पर बढ़ते हुए चलते हैं, ठीक है। यस एवरीबॉडी, और 1 सेकंड टाइम दो बेटा, पानी ना ये लोग गर्म ही दे देते हैं यार, गर्म पानी नहीं देना है मुझे, नॉर्मल पानी चाहिए, ठंडा नहीं चाहिए बट नॉर्मल चाहिए। गर्म से मेरा गला और छिलता है, गरम से मेरा गला छिलेगा ना, इसीलिए मैं गरम नहीं ले रही हूँ कुछ दिनों से। अभी भी ये गरम है, नहीं पिया जा सकता अभी भी। मिक्स कर दो 2 ग्लास में ना, पी लूंगी फिर, है ना। शुरू करें। यस मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, शुरू करने जा रहे हैं जॉइंट्स। जॉइंट्स बेटा एज पर एनसीईआरटी, जॉइंट्स एज पर एनसीईआरटी 3 प्रकार के मेनली जॉइंट्स होते हैं, 3 प्रकार के बेटा मेनली जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। पहले हम हेडिंग डालते हैं जॉइंट्स। जॉइंट्स होता क्या है? 2 हड्डियों के बीच का कनेक्शन, 2 हड्डियों के बीच का कनेक्शन कहलाया जाता है जॉइंट, बिटवीन द 2 बोन्स, ठीक है ना। एक्चुअली पता है बेटा क्या होता था ना, पहले मैं गर्म पानी पी रही थी ज्यादा, और ना गर्म पानी पी के जब मैं क्लास लेती हूँ ना, तो मुझे पता चला कि इट्स एक्चुअली अ रॉन्ग थिंग, क्योंकि जब आप गर्म पानी पी के क्लास लेते हो, बिकॉज माई वोकल कॉर्ड्स आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग, माई वॉइस बॉक्स इज वर्किंग, माई वोकल कॉर्ड्स आर वर्किंग, फंक्शन कर रहे हैं, तो गला और ज्यादा खराब होता है, छिलता है अगर मैं गर्म पानी पीऊं, समझ रहे हो। तो इसीलिए फिर मैंने कहा यार इससे तो ज्यादा नुकसान है, फायदा कुछ नहीं है। पीते वक्त में आराम लगता है कि गले में आराम हो रहा है, बट एक्चुअल में वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। और मैं एकदम ठंडा भी नहीं पी सकती, तो मैं एकदम, तुम समझ रहे हो, कहीं इन बिटवीन। पर मैं तुम्हें ये क्यों बता रही हूं, चलो शुरू करते हैं। ये भी टॉपिक का पार्ट है लगता है ना, वेरी वेरी इंटरेस्टेड एकदम। तब स्पैमिंग एकदम रुक जाती है, जैसे ही कहानी बताने जाओ तो स्पैमिंग होनी बंद हो जाती है, एकदम से माहौल एकदम अलग हो जाता है। हाँ चलो, जॉइंट्स की एकदम बात करते हैं। जॉइंट्स आर कनेक्शंस बिटवीन बोन, कनेक्शन बिटवीन बोन्स, है ना। अब आप देखोगे बेटा कितने टाइप के जंक्शंस होते हैं। चुगलियों में बड़ी इंटरेस्ट है ना, गपशप में, बातचीत में बड़ी इंटरेस्ट है ना। भाई इसको ना 2 ग्लास में डिवाइड कर दो और उसमें थोड़ा थोड़ा ठंडा, मतलब वो वाला पानी मिला दो, बॉटल वाला, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो बेटा जी कितने प्रकार के जॉइंट्स होते हैं, सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा वो जॉइंट्स जो बिल्कुल मूव नहीं करते। नंबर 1 टाइप ऑफ जॉइंट्स बेटा, इन्हें बोला जाता है फाइब्रस जॉइंट्स। इन्हें बोला जाता है मेरे प्यारे सपोलो फाइब्रस जॉइंट्स। क्या बोला जाता है?
फाइब्रस जॉइंट्स, आपको पता है फाइब्रस जॉइंट्स को इमूवेबल जॉइंट्स भी बोलते हैं, इन्हें इमूवेबल जॉइंट्स भी बोलते हैं। अच्छा, तुमने आर्थ्रोपोडा का नाम सुना है बेटा? तुमने तो सुना ही होगा। तुम्हारा फेवरेट पेट एनिमल जो है, हाँ, वो क्या है? कॉकरोच। पेट एनिमल क्यों बोला? क्योंकि तुम पाल रहे होते हो। हाँ, गंदगी मचा के रखोगे हॉस्टल के अंदर, तुम्हारे बेटा किताबों के बीच बीच में से निकल रही है, हाँ, बाल्टी रखी है उसमें से निकल रही है, तो योर फेवरेट पेट्स दैट इज द कॉकरोच। कॉकरोच बिलोंग्स टू आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में आर्थ्रो वर्ड यूज करते हैं जॉइंट्स के लिए। और तुमने अपने घरों में, फैमिलीज में, कहीं और बेटा सुना होगा आर्थराइटिस। तो आर्थरोज वर्ड सुनते हो? आर्थरोज। आगे मैं अभी तुम्हें जॉइंट से रिलेटेड जब भी प्रॉब्लम्स पढ़ाऊंगी तो उसमें आर्थराइटिस, आर्थरो वर्ड का मतलब होता है जॉइंट। आप जो ये जॉइंट्स पढ़ रहे हैं ना, वैसे एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ इसलिए मैं वो टर्म्स नहीं लिखवाऊंगी। तो डाई आर्थरोज जॉइंट्स, सिन आर्थरोज जॉइंट्स, एम्फी आर्थरोज जॉइंट्स, आर्थराइटिस, समझ रहे? रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियो आर्थराइटिस, गाउटी आर्थराइटिस। आर्थरोज का मतलब होता है जॉइंट। आर्थरोज का मतलब होता है जॉइंट। अब ये जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं ना आर्थ्रोपोडा में, कॉकरोचेस में। तो जब आप फाइब्रस जॉइंट्स बोलते हैं या इमूवेबल जॉइंट्स बोलते हैं, तो आपकी दो हड्डियों के बीच में जब फाइब्रस जॉइंट होता है तो वो बिल्कुल नहीं हिलता, बिल्कुल भी मूव नहीं करता। जैसे कि अगर आप देखो आपकी स्कल, आपकी जो स्कल है बेटा, आपका जो स्कल है बेटा, आपकी जो क्रेनियम है बेटा, आप जब भी क्रेनियम को कभी देखे होगे तो क्रेनियम में कभी आप बेटा कभी तो देखे होगे ना, मैंने तो इतनी सारी एनिमेशन भी दिखाई है आपको। तो आपको नहीं लगता कि आपकी स्कल बोन्स जो होती हैं उनके जुड़ने के पॉइंट्स पर तुम्हें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखता है? ऐसा लगता है दो हड्डियों के बीच में किसी ने सिलाई लगा दी हो, किसी ने सिल दिया हो। क्या ऐसा दिखता है? क्या ऐसा दिखता है? जितनी हमने एनिमेशन देखी, हाँ, ऐसा लगता है इनके बीच में किसी ने ऐसे सिलाई लगा दी हो। यस और नो? इसे बोला जाता है स्यूचर्स ऑफ द स्कल। क्या बोला जाता है इसे बेटा? इसे बोला जाता है sutures of the skull. This is sutures of the skull. Actual में sutures of the skull जो है ना, ये skull bones के बीच बीच में एक फाइब्रस, डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है। और जब ये डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की मदद से दो बोन्स आपस में जुड़ रही होती है तो इसे बोला जाता है बेटा फाइब्रस जॉइंट्स। बिल्कुल नहीं मूव करती। अगर आप अपने इस बोन, आपके पेराइटल और टेम्पोरल बोन के बीच इनको हिलाना चाहोगे तो ये हिलेगी नहीं, ये बिल्कुल फिक्स्ड है और ये हिलनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसके अंदर ईश्वर ने बेटा कोशिश तो की थी कि तुम्हें भी बुद्धि दें। हाँ, वो हालांकि उसमें तुम्हारी बेटा जंग लग चुकी है, धूल पड़ चुकी है, वो अलग बात है, लेकिन बड़ी अंदर सॉफ्ट, डेलिकेट, इंपॉर्टेंट टिश्यू है जिसका प्रोटेक्शन करना बड़ा जरूरी है, तो बिल्कुल मूव नहीं करती है जरा सा भी। दिस इज इमूवेबल जॉइंट्स। और एक जॉइंट तुम इसे ऑब्जर्व करो, ये कितना मूव कर रही है, मूवेबल इन ऑल डायरेक्शन, कितनी ज्यादा मूव कर रही है। कुछ होती है जो थोड़ी कम मूव करती है, बट ये होती हैं जो बिल्कुल भी मूव नहीं करती। इसे बोला जाता है इमूवेबल जॉइंट्स। सो बिटवीन टू बोन्स joint is formed of dense fibrous connective tissue। डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की मदद से जब आप बेटा जॉइंट बनाते हो, और क्योंकि बिल्कुल मूव नहीं करती है तो दैट इज वाई इमूवेबल जॉइंट्स है। और ये इसका एग्जाम्पल है, तो अलग से वापस से लिखने की जरूरत नहीं है कि एग्जाम्पल इज स्यूचर्स ऑफ द स्कल, स्यूचर्स ऑफ द स्कल, ठीक है ना। फिर आते हैं बेटा कुछ ऐसे जॉइंट जो स्लाइटली मूवेबल होते हैं। कुछ जॉइंट्स होते हैं जो स्लाइटली मूवेबल होते हैं, थोड़ा बहुत मूव कर सकते हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं बट स्लाइटली। इन्हें बोला जाता है कार्टिलेजिनस जॉइंट। और ये तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो बेटा, कार्टिलेजिनस जॉइंट तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो। और जैसा नाम है ना वैसा ही उसका मतलब उसका स्ट्रक्चर भी वैसा ही होता है।
जब आप किसी को फाइब्रस जॉइंट्स बोलते हो, फाइबर्स की मदद से जुड़े हुए हैं। जब आप किसी को कार्टिलेजिनस जॉइंट्स बोल रहे हो तो वो कार्टिलेज की मदद से जुड़ा हुआ है। जब आप किसी को साइनोवियल जॉइंट बोलते हो तो जॉइंट के बीच में साइनोवियल फ्लूइड होता है, ठीक है ना। तो कार्टिलेजिनस जॉइंट मतलब टू बोन्स आर ज्वाइंट विद द हेल्प ऑफ, नहीं ऐसे लिखो, बिटवीन टू बोन्स a cartilage is present forming a joint. A cartilage is present forming the joint. इसके तो बेटा कई एग्जाम्पल तुमने करे हैं। इन्हें पता है क्या बोला जाता है? स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। ये हल्की फुल्की मूव करती है तो इन्हें बोला जाता है बेटा स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। थोड़ा बहुत ये मूव कर सकती है, ये आपके स्कल के फ्यूचर्स की तरह नहीं है। रिब्स एंड स्टर्नम, वेरी गुड। प्यूबिक सिम्फाइसिस, वेरी गुड। एक और एग्जांपल है वर्टिब्री, वेरी गुड। बिटवीन द टू सक्सेसिव वर्टिब्री, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इसको भी स्लाइटली वर्टिब्रल कॉलम में भी थोड़ी थोड़ी मूवमेंट कर सकते हो। इनफैक्ट रिब्स और स्टर्नम के बीच में भी बेटा जो कार्टिलेज उसकी हेल्प से स्लाइट मूवमेंट होती है। प्यूबिक सिम्फाइसिस भी जो होती है स्लाइट मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। सो इसके एग्जाम्पल तो तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो हम लिख सकते हैं बेटा एग्जाम्पल में इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इंटरवर्टिब्रल डिस्क एक कार्टिलेजिनस जॉइंट का एग्जाम्पल है। प्यूबिक सिम्फाइसिस एक कार्टिलेजिनस जॉइंट का एग्जाम्पल है। बिटवीन रिब्स एंड स्टर्नम, हाइलिन कार्टिलेज या कोस्टल कार्टिलेज एक कार्टिलेजिनस जॉइंट का एग्जाम्पल है। ना 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 ना, जितने बच्चे कह रहे हैं टिप ऑफ द नोज, मारूंगी अभी। मैं जॉइंट्स की बात कर रही हूं यार, मैं एग्जाम्पल थोड़ी पूछ रही हूं कि कहां कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। बेटा यहां तुम्हारा कार्टिलेज प्रेजेंट है, बट मैं जॉइंट्स की बात कर रही हूं। जॉइंट्स का मतलब दो बोन्स को जोड़ने के लिए मेरे पास जॉइंट होना चाहिए। ये थोड़ी कि बेटा मुझे बता दो पिन्ना में यहां पे भी कार्टिलेज है, ये थोड़ी पूछ रही हूं मैं जो आप लोग एग्जाम्पल दे रहे हो। टिप ऑफ द नोज, ईयर जॉइंट, आप तो एग्जाम्पल दे रहे हो जो आपने एनिमल टिश्यू में पढ़ा है, वो नहीं करना है यहां पे। समझ में आ गया अगर कोई कंफ्यूज हो रहा था तो? ठीक है। लेकिन बेटा सबसे मजेदार जॉइंट्स होते हैं जिसमें मस्त मूवमेंट होती है, हाईएस्ट मूवमेंट होती है, और जिसके बारे में आपने काफी सुना हुआ होगा शायद, या नहीं भी हो सकता, लेकिन अभी आप सुनोगे, दैट इज साइनोवियल जॉइंट। इन सब में अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा मूवमेंट कहां होती है, साइनोवियल में होती है। और साइनोवियल के फर्दर बेटा टाइप्स होते हैं। साइनोवियल जॉइंट्स आर ऑफ वेरियस टाइप्स। साइनोवियल जॉइंट्स आपकी क्लासिफिकेशन हमें करनी है, जो हमने कल फोरलिम्ब एक बनाया था ना, आपकी लिम्ब बोन को समझने के लिए, फोरलिम्ब की हड्डियों को समझने के लिए सेम डायग्राम बनाएंगे। सारे बेटा साइनोवियल जॉइंट उसी से पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम साइनोवियल जॉइंट को एक बार ही देख लेते हैं, ठीक है। नहीं, बॉल एंड सॉकेट इज अ टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट इज अ टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट। हम थर्ड पहले जॉइंट को लिखते हैं बेटा, क्योंकि एनसीईआरटी ने एक दो टर्म्स दिए हुए हैं, उसको समझने के लिए हमें ये साइनोवियल जॉइंट का एक छोटा सा बेटा, बहुत ज्यादा फालतू की बकवास ना करके थोड़ा सा एक डायग्राम बनाते हैं साइनोवियल जॉइंट का। साइनोवियल जॉइंट की सबसे खास बात है साइनोवियल फ्लूइड, तभी इसे साइनोवियल जॉइंट बोलते हैं। तो मैं बनाती हूं एक हड्डी, समझो ये एक हड्डी बनाई, ये दूसरी हड्डी बनाई। वैसे तो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, पर बेटा जैसे हमारी हड्डियां होती है ना, लॉन्ग बोन्स होती हैं, हड्डियों के एंड पर एक कार्टिलेज होता है। देखो आप वेजिटेरियन लोग छी वी मत करना, लेकिन जैसे कि जो नॉन वेजिटेरियन होगा उसने शायद कभी देखा हो कि जितनी भी जैसे हड्डियां होती है ना, हड्डियों के एंड पर एक सॉफ्ट कार्टिलेज होता है, बोन्स के एंड पर एक कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। तो मैंने ये कार्टिलेज बनाया हुआ है, क्योंकि अक्सर डायग्राम्स में कई जगह पे ये दिखा भी देते हैं, ये कार्टिलेज।
At the end of long bone, there is a cartilage present. There is a cartilage present. Right? है ना? नॉट डन जिसका है बेटा वो डन कर लो फटाफट से बेटा, इतनी पेंटिंग मत किया करो, 5 मिनट में लिखा करो, जब तक पढ़ा रहे होते हैं तो भी बेटा कर लिया करो जल्दी जल्दी जल्दी। चलो अब जल्दी से नोट करो जल्दी। डन 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 डन। अब आओ इस साइनोवियल ज्वाइंट पे। साइनोवियल ज्वाइंट पे साइनोवियल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है बिटवीन टू बोन्स। जैसे ये पिंक कलर की मेम्ब्रेन को समझो, ये आपकी साइनोवियल मेम्ब्रेन है। ये साइनोवियल मेम्ब्रेन एक कैविटी को एनक्लोज कर रही है। इसके अंदर पे एक कैविटी दिख रही है, ये साइनोवियल कैविटी है, और ये मेम्ब्रेन इसके अंदर फ्लूइड का सिक्रीशन करती है जिसे बोला जाता है साइनोवियल फ्लूइड। जैसे कि मैंने कहा एनसीईआरटी ने पीएचडी तो कराई नहीं है तो बहुत ज्यादा डिटेल मत करना, जितनी जरूरत है उतना करना। जैसे कि इसे मैंने बोला साइनोवियल मेम्ब्रेन, और साइनोवियल मेम्ब्रेन ने क्या किया, साइनोवियल मेम्ब्रेन ने इस फ्लूइड का सिक्रीशन किया बेटा, इसे बोला जाता है साइनोवियल फ्लूइड। इसे क्या बोला जाता है, साइनोवियल फ्लूइड। मैं कह रही हूं दिस मेम्ब्रेन सिक्रीट्स, दिस मेम्ब्रेन सिक्रीट्स साइनोवियल फ्लूइड, दिस मेम्ब्रेन सिक्रीट्स साइनोवियल फ्लूइड, जो इन दोनों बोन्स के बीच में प्रेजेंट है। और ये मैंने क्या बनाया बेटा, ये मैंने बनाया है कार्टिलेज एट द एंड ऑफ बोन्स, कार्टिलेज एट द एंड ऑफ बोन्स। बोन्स के एंड पर एक कार्टिलेज है। ये साइनोवियल फ्लूइड करता क्या है, यही साइनोवियल ज्वाइंट है। जो तुम्हें यूजुअली साइनोवियल ज्वाइंट्स दिखते हैं बेटा, वो कुछ इस प्रकार के साइनोवियल ज्वाइंट्स तुम्हें दिखते हैं। दे अपीयर लाइक दिस, इस प्रकार की बेटा साइनोवियल ज्वाइंट तुम्हें दिखती है। आपको पता है ये फ्लूइड के बहुत सारे काम है। अब आपको इन फ्लूइड के बारे में बहुत ज्यादा नहीं लिखना, पर कुछ बीमारियां हैं जो इस फ्लूइड से रिलेटेड होती है। ये फ्लूइड इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन को रोकता है। ये फ्लूइड एक तरीके का लुब्रिकेंट की तरह काम करता है, स्मूथनिंग कर रहा है दोनों ज्वाइंट्स के बीच में, नरिशमेंट का भी काम करता है। तो इसके बड़े सारे फंक्शन है। आप चाहो तो एक पॉइंट लिख लो, जैसे इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन, दोनों के बीच में ये फ्रिक्शन को रोक रहा है, दोनों के बीच में ये फ्रिक्शन को रोक रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये फ्लूइड अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है मैम, क्योंकि ये तो फ्रिक्शन को रोक रहा है ना मैम, तो ज्यादा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। एक बीमारी होती है जो 12वीं कक्षा में तुम पढ़ोगे, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। कई लोगों ने शायद इसका नाम सुना हो। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तुम्हें मैंने ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के बारे में बताया ना बेटा, ऐसी बीमारियां तुम्हें मैंने ऑटो इम्यून बताया है कहीं, ऑटो इम्यून कहीं पे आया है क्या अभी एक्सक्रीटरी में, पता नहीं, या तो पहली बार बताऊंगी यहीं पे। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स बेटा वो डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें कि अपने हुए पर आए आपके इम्यून सेल्स अपनी ही सेल्स को बेटा अटैक करने लगते हैं, अपने मतलब ऊपर अटैक करने लगते हैं। जो आपके यूजफुल सेल्स है, यूजफुल टिश्यू है, उसी पर अटैक करने लगते हैं। नहीं बताया तो मैं इसमें बताऊंगी अभी आपको, है ना। अपने हुए पर आए, मम्मी पापा सबसे खराब है, टीचर्स भी बहुत खराब है। क्यों? क्योंकि हम तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें बोलते हैं पढ़ लो, कुछ बेटा मेहनत कर लो, जीवन में कुछ बन जाओ, तो हम तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। अपने हुए पर आए, और जब अपने पर आए हो जाते हैं ना बेटा, तो आप गलत डिसीजंस बहुत जल्दी ले लेते हो। इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है। आपकी बॉडी में भी आपकी इम्यून सेल्स होती है जो आपकी बॉडी को बचाने के लिए काम आनी चाहिए। कई बार वो सेल्फ और नॉन सेल्फ में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाती, जैसे आप लोग नहीं कर पाते, पहचान नहीं पाते कि ये जो फ्रेंड है ये सपोला है,
ये तुम्हारा भला नहीं कर रहा, बहुत बड़ा सपोला है, बहुत जल कुकड़ा है, बहुत जलता है तुमसे, पीछे से तुम्हारी बहुत बुराइयां करता है, सामने से यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, हाँ भाई तू बहुत अच्छा कर, बहन मस्त नंबर लेके आ, जैसे ही तुम्हारे नंबर ज्यादा आ जाएंगे ना तो सबसे ज्यादा आंसू उसी के निकलेंगे, लेकिन छुप के। ऐसे कुछ लोग होते हैं, सारे लोग नहीं होते बेटा, लेकिन अभी तो तुम्हारे जीवन में ज्यादातर ऐसे ही वाले, समझ रहे हो। तो अपनों को नहीं पहचान पा रहे हो, पराये तुम्हें अपने लगते हैं, क्योंकि वो लोग तुम्हारे सामने से तुम्हें बहुत अच्छा अच्छा बोलते हैं, पीछे से तुम्हारे लिए हमेशा ऐसा कुछ कर रहे होंगे, बट सामने से तुम्हें फील गुड कराते हैं। और जब तुम्हें फील गुड होता है तो तुम्हें लगता है जो सामने से तुम्हें खराब बोल रहा है या कुछ करने को बोल रहा है वो सबसे बुरे हैं। समझ रहे हो, ये सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है ऑटो इम्यून। तुम्हें भी इस प्रकार का ऑटो इम्यून हमारे जीवन में बड़ा आम है, समझ रहे हो। यस एवरीवन, समझ रहे हो। वो 3 इडियट्स में नहीं है कि दुख इस बात का नहीं था कि हम फेल हो गए, दुख तो इस बात का था कि उसकी पहली रैंक आ गई ना, वो फर्स्ट आया था, रैंचो फर्स्ट आया था, तो दुख उस बात का उसे ज्यादा हुआ, है ना। तो भाई यहां पे भी आप पढ़ोगे, इस साइनोवियल फ्लूइड से रिलेटेड एक प्रॉब्लम होती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। हालांकि एनसीईआरटी ने इस चैप्टर में नहीं दिया है, लेकिन इसका जिक्र बेटा ह्यूमन हेल्थ में किया हुआ है, तो वहां पे बताना ही है, तो यहां पे हम बता देते हैं। उसमें आपकी साइनोवियल मेम्ब्रेन पे अटैक होने लगता है और आपकी खुद की इम्यून सेल्स करती है, आपकी खुद की बेटा इम्यून सेल्स करती है, हाँ। और आपकी जब बेटा खुद की इम्यून सेल साइनोवियल मेम्ब्रेन को इन्फ्लेम कर देती है तो आपका फ्लूइड बढ़ जाता है। तो आप सोचोगे फ्लूइड बढ़ गया तो अच्छी बात है ना मैम, फ्रिक्शन को कम कर रहा था, बट बेटा जब ये फ्लूइड बढ़ता है, बहुत ज्यादा फ्लूइड बढ़ने से प्रेशर पड़ने लगता है आपके इन जॉइंट्स पर और फिर बहुत पेन होता है। अगर कहीं फैमिली मेंबर में आपने किसी को सुना हो तो देखना, वो बताते होंगे कि जॉइंट्स में बड़ा दर्द होता है, जितने भी साइनोवियल मेम्ब्रेन है उसमें अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए, फ्लूइड बढ़ जाएगा तो बड़ा प्रेशर, बड़ा दर्द होता है। खैर बेटा बैक टू द टॉपिक, मैंने आपको ऑटो इम्यून भी बता दिया, ऑटो इम्यून हमें लिखना भी है क्योंकि एक और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो इस चैप्टर में दिया हुआ है, मायस्थीनिया ग्रेविस, हम पढ़ेंगे इसके बारे में। सो दिस इज कॉल्ड एज द साइनोवियल जॉइंट, जो कुछ इस प्रकार का दिखता है, जहां साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, जहां साइनोवियल फ्लूइड होता है, जहां बेटा आपको इस तरीके की अरेंजमेंट दिखती है दोनों बोन्स के बीच में। बट देयर आर वेरियस टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स। पहले तो मैं आपको बता दूं, साइनोवियल जॉइंट मैक्सिमम मूवमेंट कंपेयर टू द रेस्ट, बाकी सबके कंपैरिजन में सबसे हाईएस्ट मूवमेंट होती है। अब हम नेक्स्ट जो करने वाले हैं बेटा, दैट इज टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स। टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट, टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट, हेडिंग डालो। टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट बेटा हेडिंग डालो। आधे पेज में भी हो जाएगा, तो अगर आधे पेज का स्पेस है तो कर सकते हो। नॉर्मल बेटा पोर्ट्रेट में करना है, नॉर्मल बेटा पोर्ट्रेट में करना है, ठीक है। चलो, और कल जो हमने डायग्राम बनाया था ना, हाँ वही डायग्राम सेम हमें बनाना है, वही डायग्राम सेम हमें बनाना है, ठीक है। शुरू करें फिर, चलो थोड़ा सेंटर पे बनाती हूं। स्कैप्यूला, ग्लिनोइड कैविटी, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, कुछ ज्यादा ही बड़ा बन गया मेटाकार्पल, तो थोड़ा दूर बनाऊंगी उसे मैं। 1 2 3 4 5। फिर आती है आपके पास फैलेंजेस, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2, ठीक है। यस, अब देखो इसी डायग्राम से हम टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स को पढ़ने वाले हैं। टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट को इसी डायग्राम से हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बेटा टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट में हमें जो करना है दैट इज दिस, नंबर 1
ग्रीन कलर से करती हूं, कलर चेंज कर लेती हूं, ठीक है। नंबर 1 साइनोवियल ज्वाइंट इज कॉल्ड एज, आप किसी भी सीक्वेंस में कर सकते हैं, दैट इज बॉल एंड सॉकेट। नंबर 1 साइनोवियल ज्वाइंट इज बेटा बॉल एंड सॉकेट। आपका शोल्डर ज्वाइंट, आपकी जो ह्यूमरस आपके ग्लिनॉइड कैविटी में फंसी हुई है, जाके ज्वाइंट बना रही है। देखो एक बारी करके देखो, सारे लोग आज इस ज्वाइंट में खुद करके देखो, ज्वाइंट्स को, मूवमेंट को करके देखो, क्या इसमें मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शंस है? क्या आप इसे ऑल डायरेक्शन में मूव कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। जिस प्रकार से ह्यूमरस जाके बेटा आपके ग्लिनॉइड कैविटी में जाके जोड़ता है, यानी कि आपका शोल्डर जॉइंट जो होता है, जिस प्रकार से मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन दिखाता है, इन द एग्जैक्टली सेम वे तुम्हारा फीमर, तुम्हारी थाई बोन जो है वो जाके तुम्हारे एसिटाब्यूलम से जाके जुड़ती है। अब मैं टांग तो ऐसे ऐसे करके नहीं दिखा सकती कैमरे पे, इतना तो बेटा यहाँ चेयर लगा के अपनी करके देखो, तो तुम्हारी जो टांग है ना बेटा, वो भी ऑल डायरेक्शन में रोटेट हो रही है, वो भी ऑल डायरेक्शन में रोटेट होगी, ऐसे ऐसे ऐसे, बिकॉज दैट इज ऑल्सो मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। साइनोवियल ज्वाइंट में सबसे हाईएस्ट अगर मूवमेंट कहीं दिखती है तो वो बॉल एंड सॉकेट में दिखती है। एग्जाम्पल इज योर शोल्डर ज्वाइंट एंड इज योर हिप ज्वाइंट। बेटा सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल, रिपीटेडली ज्वाइंट से क्वेश्चन आया हुआ है। आपका भी बहुत भला होगा अगर ज्वाइंट से क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन आता है, बहुत ही इजी। आप पीवाईक्यूज करोगे तो आप देखोगे, ठीक है। यस, तो हम यहां पे इसके बारे में बेटा इसकी इज्जत में 2 शब्द लिख देते हैं, मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शंस, मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शंस। और एग्जाम्पल में लिख लो शोल्डर जॉइंट एंड हिप जॉइंट, एंड हिप जॉइंट, ठीक है ना। यस एवरीवन, शोल्डर जॉइंट और आपकी हिप जॉइंट, वेरी इजी, मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, गुड टू गो। अब दूसरा मूवमेंट पढ़ते हैं बेटा। दूसरा मूवमेंट होता है जिसमें मूवमेंट इन वन प्लेन होता है, एक डायरेक्शन में। जैसे सारे बच्चे अपने इस अपने इस एल्बो जॉइंट को जरा देखो, अपने इस एल्बो जॉइंट को जरा देखो, कर पा रहे हो ऐसी मूवमेंट? सारे लोग कर पा रहे हैं ऐसी मूवमेंट? क्या कोई बालक ऐसा है या कोई सपोली ऐसी है जो अपने इस मूवमेंट को ऐसे भी कर सकता है? बताओ, कर सकता है क्या कोई? जादू, हाँ आएंगे कुछ सपोले, हाँ हाँ हम कर सकते हैं मैम, ठीक है ना। तो ये वाली जो मूवमेंट है ना, जो आपकी एल्बो जॉइंट है, इन एग्जैक्टली आप अपनी नी पे देखो, नी जो आपकी नी है, फीमर, और यहाँ पे जो टीबिया फिब्यूला है, इन दोनों के बीच में अगर आप देखोगे तो आप देखोगे कि इसको भी आप ऐसे ऐसे मूव कर रहे हो, टांग को। पर टांग को ऐसे नहीं कर सकते ऊपर की दिशा में, कर सकते हो क्या? नहीं ना, एक ही डायरेक्शन में मूव कर पा रहे हो। पता है, इसको कंपेयर किया जाता है दरवाजे के साथ। जैसे रेगुलर दरवाजे होते हैं बेटा, वो वाले दरवाजे नहीं जो दोनों तरफ ओपन होते हैं, यहां से भी पुल कर सकते हो और यहां से पुश भी कर सकते हो, वैसा वाला दरवाजा नहीं। नॉर्मल जो हमारे बेटा गांव में, आम घरों में हमारे जो दरवाजे लगे होते हैं, जो एक ही डायरेक्शन में खुलते हैं, एक ही डायरेक्शन में, तो इट इज जस्ट लाइक अ डोर, दरवाजे की तरह होता है ये, एक ही डायरेक्शन में खुल सकता है। इसे बोला जाता है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट ओपन्स जस्ट लाइक अ डोर, only in one direction, your elbow joint and your knee joint. हाँ, दया की बड़ी याद आ रही है, दरवाजा तोड़ दो दया। हाँ चलो, तो यहां पे बेटा दूसरा जॉइंट लिखते हैं हम, दिस नंबर 2 टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट, इसे कहा जाता है बेटा हिंज जॉइंट। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट के बारे में मैं क्या लिखना चाहूंगी? मूवमेंट इन वन प्लेन, मूवमेंट इन वन प्लेन, एक प्लेन में मूवमेंट होना, इसे बोला जाता है बेटा हिंज जॉइंट, ठीक है ना। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, और यहां पे ब्रैकेट में ना अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख लो, जस्ट लाइक अ डोर,
जस्ट लाइक अ डोर, एक दरवाजे की तरह। एग्जाम्पल में क्या लिखोगे बेटा? एल्बो जॉइंट एंड नी जॉइंट। आपकी एल्बो जॉइंट एंड आपकी नी जॉइंट, ठीक है? यस एवरीवन। फिर बेटा तीसरी जॉइंट, तीसरी जॉइंट मैं दिखाती हूं यहां, रेडियस और अल्ना के बीच में भी होती है। रेडियस और अल्ना के बीच में होती है, ये शायद एनसीईआरटी में नहीं दिया, बट कोई बात नहीं, जो एनसीईआरटी वाला है वो भी मैं आपको बता देती हूं। इसे कहा जाता है पिवट जॉइंट। इसे कहा जाता है पिवट जॉइंट बेटा, पिवट, 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 पिवट जॉइंट। पिवट जॉइंट इज मूवमेंट, पहले मैं लिख देती हूं और फिर मैं आपको बताती हूं। मूवमेंट इन वन प्लेन, मूवमेंट इन वन प्लेन, स्लाइट रोटेटरी, स्लाइट रोटेटरी, पहले लिख देती हूं फिर आपको समझा रही हूं, ठीक है ना? पिवट जॉइंट जो होता है बेटा मूवमेंट इन वन प्लेन होता है। हिंज जॉइंट भी मूवमेंट इन वन प्लेन होता है ना? हिंज जॉइंट भी मूवमेंट इन वन प्लेन एंड पिवट जॉइंट इज ऑल्सो मूवमेंट इन वन प्लेन। फिर दोनों में क्या डिफरेंस है बेटा? दोनों में क्या डिफरेंस है अब समझना। जैसे हिंज जॉइंट है ना तुम्हारा, जैसे हिंज जॉइंट है तुम्हारा, एक ही डायरेक्शन में बेटा मूवमेंट हो रही है। हिंज जॉइंट बेटा मूवमेंट इन वन प्लेन हो रही है। पिवट जॉइंट में भी मूवमेंट एक ही प्लेन में होती है। जैसे ये मूवमेंट इन ऑल प्लेन है, सारे डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ऐसा थोड़ी है कि इस हाथ को तुम सिर्फ ऐसे और ऐसे कर रहे हो, ऐसे नहीं है ना। या फिर ऐसा भी नहीं है कि तुम इसे ऐसे और ऐसे कर रहे हो, तुम इस हाथ को पूरा ऐसे ऐसे कर सकते हो, ऑल डायरेक्शन, है ना। हिंज में तुम एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हो बट दरवाजे की तरह। पिवट जॉइंट भी एक ही प्लेन में मूवमेंट होती है बट थोड़ी सी रोटेशन होती है उसमें। जैसे सारे बच्चे अपना हाथ खोलो, जैसे तुम बुआ के सामने बेटा भीख मांगते हो, 10 रुपए दे दो बुआ, 10 रुपए दे दो बुआ, 10 रुपए दे दो। जिनकी तुमने भर भर के बेटा यहां बुराइयां की है, उनसे पैसे ऐंठने के टाइम पे बेटा तुम उनसे ऐसे करके पैसे मांगते हो, है ना। और एक बार बुआ दे देती है, फिर पता है क्या होता है, फिर तुम्हें मम्मी से मांगना पड़ता है। मम्मी क्योंकि कहती है ना मैं तेरे पैसे जमा करके रखती हूँ तो मुझे दे दे, मैं तेरे को बाद में दे दूंगी, तेरे को जब जरूरत होगी, खो जाएंगे तेरे से, मैं रखती हूँ। फिर समय आता है मम्मी यार बुआ वाले पैसे दे दो मम्मी प्लीज यार, मम्मी अपना बैंक बैलेंस बना रही है, तुम अपना, है ना, समझ रहे हो। तो ये जो ऐसी मूवमेंट होती है ना जिसमें तुम ऐसे भीख मांग रहे हो बुआ से, है ना, समझ रहे हो, और ऐसे करके हम किसी को आशीर्वाद भी देते हैं। ये वाली जो मूवमेंट होती है ना, ये सिर्फ इसको पकड़ो, एल्बो जॉइंट को पकड़ लो, क्योंकि एल्बो वाली जॉइंट क्या है, एल्बो वाली जो जॉइंट है ना वो है तुम्हारी हिंज जॉइंट। अब तुम इसे छोड़ दो, अब इस रेडियस को ऑब्जर्व करो, ये जो तुम्हारी रेडियस है ना, ये जो रेडियस है ना बेटा, ये रेडियस अल्ना के ऊपर घूम रही होती है, नीचे की तरफ अल्ना है, थंब की तरफ रेडियस है। जब तुम ये वाली मूवमेंट करते हो ना, ये ब्लेसिंग्स देना और ये कुछ मांगना, ब्लेसिंग्स देना और कुछ मांगना, तो पता है ये कैसी मूवमेंट हो रही है, ये रेडियस और अल्ना के बीच में मूवमेंट होती है। ये रेडियस और अल्ना के बीच में देखो, अब तुम ऐसे ऐसे करके पूरा घुमा नहीं सकते, क्या घुमा सकते हो पूरा, क्या ऐसे ऐसे रोटेट कर सकते हो, क्या रेडियस पूरी अल्ना के ऊपर ऐसे घूमती रहती है, नहीं, बस रेडियस जो है, ये जो रेडियस की हड्डी है वो स्लाइटली अल्ना के ऊपर रोटेट करती है। एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट है बट इन वन प्लेन। एनसीईआरटी ने क्या दिया हुआ है, एनसीईआरटी ने एक और एग्जांपल जैसे आपके एटलस और एक्सिस के बीच में दिया हुआ है। एक्सिस का ओडोंट, वो लंबा सा स्पाइन का प्रोसेस था जो एटलस के अंदर जाता है, और फिर तुम ये वाली मूवमेंट करते हो कि नहीं, करते हो कि नहीं ये वाली मूवमेंट, यस, मूवमेंट इन वन प्लेन। क्या बेटा इसको घुमा सकते हो पूरा ऐसे, शक्तिमान जैसे शक्तिमान घूमता था पूरा, क्या तुम अपने बेटा गर्दन को शक्तिमान बना सकते हो, नहीं ना यार। हाँ, पूरे डायरेक्शन में घुमा सकते तो फिर तो बेटा बहुत मजा आता, कॉकरोच बन जाते तुम। मूवमेंट इन वन प्लेन, यहां भी देखूंगा, यहां पे भी देखूंगा, बट तुम ऐसे ऐसे कर सकते हो ओनली इन वन प्लेन। बट ये रोटेटरी है, रोटेशन हो रही थी, याद है उसका जो स्पाइन था वो कैसे एटलस के ऊपर रोटेट कर रहा था, कैसे स्पाइन रोटेट कर रहा था, स्लाइटली रोटेटरी, थोड़ा रोटेशन है, बट मूवमेंट इन वन प्लेन, बट मूवमेंट इन वन प्लेन, समझ रहे हो, यस।
एक ही प्लेन में मूवमेंट हो रही है बट थोड़ी सी रोटेशन हो रही है, तो वो पिवट ज्वाइंट होता है, दैट इज पिवट ज्वाइंट। एग्जाम्पल लिखें, एग्जाम्पल बिटवीन रेडियस एंड अल्ना एंड बिटवीन एटलस एंड एक्सिस। ठीक है, फील फील फील, वेरी गुड, गुड 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 गुड, नाइस। ठीक है, देन बेटा आता है आपके पास, यहीं पे बता देती हूं जो सबसे इजीली मैं यहां पे दिखा सकती हूं, इसे कहते हैं द सिंपलेस्ट साइनोवियल ज्वाइंट। नंबर फोर इज योर स्लाइडिंग ज्वाइंट या ग्लाइडिंग ज्वाइंट। स्लाइडिंग या ग्लाइडिंग ज्वाइंट, इसे स्लाइडिंग या ग्लाइडिंग ज्वाइंट कहते हैं। इसे कहा जाता है बेटा कि ये सिंपलेस्ट टाइप ऑफ साइनोवियल ज्वाइंट है। सिंपलेस्ट साइनोवियल ज्वाइंट का क्या मतलब होता है? सिंपलेस्ट साइनोवियल ज्वाइंट का मतलब है बेटा जहां आपको सबसे कम मूवमेंट नजर आ रही है। सिंपलेस्ट टाइप ऑफ साइनोवियल ज्वाइंट मींस ऐसी साइनोवियल ज्वाइंट जहां सबसे लीस्ट मूवमेंट हो रही है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द साइनोवियल ज्वाइंट। रेस्ट ऑफ द साइनोवियल ज्वाइंट, ठीक है ना, रेस्ट ऑफ द साइनोवियल ज्वाइंट मतलब थोड़ी सी लेस मूवमेंट, लीस्ट लिखोगे एज कंपेयर टू, और लीस्ट मूवमेंट कंपेयर टू द रेस्ट, इसीलिए सिंपलेस्ट बोला। लीस्ट मूवमेंट कंपेयर्ड टू द रेस्ट, कंपेयर टू रेस्ट। किसके किसके बीच में? जो तुम्हें ज्यादा फील भी नहीं होती, जो तुम्हें ज्यादा फील भी नहीं होती कि मूवमेंट हो रही है। जैसे जब मैं हाथों को मूव कर रही हूं ऐसे, तो मेरी जो कार्पल्स है ना, यहां पर कार्पल्स में आपस में मूवमेंट हो रहा है, वो भी साइनोवियल ज्वाइंट है, वो स्लाइड कर रही है, ऐसे स्लाइड करती है एक दूसरे के ऊपर, दैट इज कॉल्ड एज द स्लाइडिंग ज्वाइंट और ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स। तो तुम्हें उतना फील भी नहीं हो रहा कि यहां पे मूवमेंट हो रही है, बट हो रही है बिटवीन कार्पल्स, दैट इज योर स्लाइडिंग ज्वाइंट्स, और पैरों में तुम्हारी टार्सल्स में भी बेटा आपस में क्या होती है? स्लाइडिंग ज्वाइंट। सिंपलेस्ट टाइप ऑफ साइनोवियल ज्वाइंट। एग्जाम्पल में लिखते हैं बिटवीन कार्पल्स, और दूसरा एग्जाम्पल है बिटवीन टार्सल्स। कई महान बच्चे जो पीडीएफ से पढ़ते हैं उनको लगता है टार्सल्स और कार्पल्स के बीच में स्लाइडिंग ज्वाइंट है। अरे मूर्ख, कार्पल्स और टार्सल्स कोई ज्वाइंट बनाता है कभी? कार्पल ठहरा तुम्हारे बेटा रिस्ट में, टार्सल है तुम्हारे बेटा हील में, उनके बीच में आपस में कैसे ज्वाइंट बनेगा? कार्पल्स में आपस में स्लाइडिंग, टार्सल में आपस में स्लाइडिंग, ठीक है ना? यस यस, समझ गए? नेक्स्ट ज्वाइंट बेटा, नेक्स्ट ज्वाइंट होता है ये, इसे बोला जाता है नंबर 5 कॉन्डिलॉइड ज्वाइंट। पहले लिखो फिर समझा रही हूं, पहले लिखो फिर मैं समझा रही हूं। ये एक ज्वाइंट है जिसमें तुम्हें मूवमेंट इन टू प्लेन्स दिख रहा है, मूवमेंट इन टू प्लेन्स या टू डायरेक्शंस। एग्जाम्पल बिटवीन मेटाकार्पल एंड फैलेंजेस, मेटाकार्पल एंड फैलेंजेस, और कॉमा अटलांटो ऑसिपिटल ज्वाइंट, अटलांटो ऑसिपिटल ज्वाइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ कॉन्डिलॉइड ज्वाइंट। देखो, मूवमेंट इन टू प्लेन्स, दो डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है, आप नोट करो, इसे कहा जाता है कॉन्डिलॉइड। अभी तक तुमने मूवमेंट इन ऑल प्लेन्स पढ़ा, ऑल प्लेन्स में तुमने पढ़ा बॉल एंड सॉकेट, फिर तुमने बेटा मूवमेंट इन टू वन प्लेन पढ़ा, स्लाइटली रोटेटरी पिवट ज्वाइंट और दरवाजे के जैसा हिंज ज्वाइंट।
अब मैं आपको बता रही हूं मूवमेंट दो प्लेन्स पे है जिसे बोला जाता है कॉन्डिलॉइड जॉइंट। कॉन्डिलॉइड जॉइंट में दो डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है। जरा एक बार इस मूवमेंट को ऑब्जर्व करना बेटा, जरा एक बार इस मूवमेंट को ऑब्जर्व करना कॉन्डिलॉइड के। हाथों को सारे बच्चे बेटा, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, चलिए हाथ आगे कीजिए और अपनी इस उंगली को आगे कीजिए, इंडेक्स फिंगर को। इंडेक्स फिंगर, अब कई बच्चे कहेंगे हम तो अपनी उंगलियों को मैम ऐसे ऐसे पूरा घुमा सकते हैं मैम, ठीक है तुम्हें लग रहा होगा, बट इंटरनली देखोगे तो कैसी मूवमेंट हो रही है मैं बता रही हूं आपको। तुम्हारा तो यहां पे भी बॉल एंड सॉकेट बन जाएगा। देखो ये जो फैलेंजेस है और ये मेटाकार्पल्स है, फैलेंजेस और मेटाकार्पल्स के बीच में ऐसे, फैलेंजेस और मेटाकार्पल्स के बीच में ऐसे भी मूव कर सकते हो और ऐसे भी मूव कर सकते हो। एक प्लेन ये है और एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है। मूवमेंट इन टू डायरेक्शंस, मूवमेंट इन टू डायरेक्शंस। और वैसे ही तुम अपने एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट को देखो, एटलस और ऑसिपिटल कॉन्डाइल के बीच में एक तो ये वाली मूवमेंट हो रही थी, यस वाली। कोई मुझे बताएगा दूसरा मूवमेंट कहां है? दो डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है ना, तो एटलस और ऑसिपिटल कॉन्डाइल के बीच में एक तो ये वाली मूवमेंट है, यस मूवमेंट। ये तो एक ही प्लेन हुआ, दूसरा प्लेन कहां है? दूसरी मूवमेंट कौन सी है? कोई बताएगा? बताओ बताओ, जल्दी बताओ। मुझे पता था जितने बच्चों ने नो मूवमेंट लिखा है ना, जितने बच्चों ने नो लिखा है ना, सारे खड़े हो जाओ, अपनी सीट पे खड़े हो जाओ। सारे बच्चे, जितने बच्चों ने, क्योंकि सारे बच्चों ने नो मूवमेंट लिखा है, खड़े हो जाओ अपनी सीट पे। स्केल है तुम्हारे पास? स्केल से अपने हाथ पे जोर से मारो बेटा। पढ़ा चुकी हूं मैं कि जो नो मूवमेंट होता है वो एटलस और एक्सिस के बीच में होता है। ये हाँ, एटलस और एक्सिस के बीच की मूवमेंट को तुम एटलस और ऑसिपिटल कॉन्डाइल की जॉइंट बता दे रहे हो। कैसे कैसे? ये साइड बाय साइड, यस, ये वाली मूवमेंट होती है दूसरी, ना कि ये तो एटलस और एक्सिस के बीच की मूवमेंट है। एटलस और ऑसिपिटल कॉन्डाइल में एक प्लेन ये है और एक प्लेन ये है। इतना घटिया आंसर बेटा तुम कैसे दे सकते हो ये बताओ? हाँ, समझ में आ गई? शोल्डर की तरफ जाओ, दिस इज द अनदर मूवमेंट। पिट्टी पिट्टी, चलो, बिटवीन मेटाकार्पल एंड फैलेंजेस एंड एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट। और लास्ट साइनोवियल जॉइंट होता है बेटा यहां, बिटवीन द कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब। दिस इज द नंबर 6। दिस इज सैडल जॉइंट। क्वेश्चन आया हुआ है बेटा जॉइंट से बहुत रिपीटेडली। सैडल जॉइंट, सैडल जॉइंट को पहली बात तो पुअर बॉल एंड सॉकेट बोला जाता है, पुअर बॉल एंड सॉकेट टाइप। और एनसीईआरटी में सिर्फ एक ही एग्जाम्पल बेटा, वैसे भी रेयर एग्जाम्पल है इसके, दैट एग्जाम्पल इज आपके थंब में होती है सैडल जॉइंट। और थंब में सबसे इंपॉर्टेंट जिसमें तुम गलती करते हो, 100% एग्जाम में कंफ्यूज होते हो कि थंब में किसके किसके बीच में है, कार्पल एंड मेटाकार्पल, कार्पल एंड मेटाकार्पल। यस मैम, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, सिट डाउन सिट डाउन, बैठ जाए क्या मैम? चलो कम से कम अगर तुम सच्ची में अपने आप को पनिशमेंट देते हो, सच्ची में खड़े होते हो, आई अप्रिशिएट दैट, क्योंकि पनिशमेंट मिली है तो खड़े हो गए। अब आप बैठ जाओ, ठीक है? अब देखो कार्पल्स और मेटा, देखो सबसे इंपॉर्टेंट थंब में तुम्हारे पास है क्या, पुअर बॉल एंड सॉकेट। पुअर बॉल एंड सॉकेट मतलब देखो, बॉल एंड सॉकेट का मतलब है कि जब तुम ये वाली मूवमेंट कर रहे हो ना तो कोई बाधा नहीं आ रही है। जब तुम ये वाली मूवमेंट कर रहे हो तो पूरा कंप्लीट ऑल डायरेक्शन में मूवमेंट कर पा रहे हो।
पुअर बॉल एंड सॉकेट का मतलब होता है कि तुम्हें लग रहा है कि तुम बॉल एंड सॉकेट कर रहे हो, बट वो पुअर है, मतलब पुअर मतलब इनकम्प्लीट है। अभी ऑब्जर्व करना, सब अपनी उंगली थंब देखो, सब अपनी बेटा उंगली थंब वाली उंगली देखो एक बारी, और थंब को ऐसे रोटेट करो, पर स्लोली करना, थोड़ा स्लो करो। जब तुम इसे रोटेट करोगे ना, तो कई बच्चों को तो जब फास्ट करते हो तो लगता है कि ये पूरा घूम रही है, तो बॉल एंड सॉकेट लगता है, बट एक्चुअल में इसे स्लोली रोटेट करोगे ना, तो पीछे की तरफ जाते वक्त में ना तुम्हें थोड़ी सी रेजिस्टेंस आएगी, पीछे की तरफ जाते वक्त थोड़ी सी रेजिस्टेंस होती है, फिर तुम्हें जबरदस्ती ऐसे करना पड़ता है। आगे से तो कंप्लीट घूम रही है, फिर पीछे की तरफ थोड़ी सी रेजिस्टेंस आती है। तो थंब के कार्पल और मेटाकार्पल, थंब के कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में पुअर बॉल एंड सॉकेट। ऑल डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं है, थोड़ी सी कम है, इसीलिए पुअर बॉल एंड सॉकेट कहा जाता है, इसीलिए पुअर बॉल एंड सॉकेट कहा जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट पता है क्या है बेटा, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि किसके किसके बीच में ज्वाइंट है, कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में। क्योंकि अधिकतर बच्चे इसे कह देते हैं मैम ऐसे मूवमेंट हो रही है, ऐसा लग रहा है कि फैलेंजेस और मेटाकार्पल्स के बीच में हो रही है। फैलेंजेस और मेटाकार्पल में नहीं होती है, कार्पल और मेटाकार्पल में होती है, कार्पल और मेटाकार्पल में होती है। ठीक है, डन हो गया सारे बच्चों का? अगर डन हो गया है तो बेटा थम्स अप दे दो। हमारा जॉइंट्स वाला टॉपिक खत्म हो चुका है, हम एक बार एनसीईआरटी से रीड करेंगे और फिर बेटा हम करेंगे चैप्टर की समाप्ति डिसऑर्डर से। ठीक है, डन एवरीबॉडी? चलो बहुत बढ़िया, एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग कर लें फटाफट से, एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग कर लें फटाफट से जॉइंट्स की। देखो खोलो एनसीईआरटी की रीडिंग। जॉइंट्स आर एसेंशियल फॉर ऑल टाइप ऑफ मूवमेंट्स इन्वॉल्विंग द बोनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है मूवमेंट के लिए, आपकी बोनी पार्ट्स भी जहां पे इन्वॉल्व होती है वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लोकोमोटरी मूवमेंट्स आर नो एक्सेप्शन टू दिस। चाहे कोई भी मूवमेंट हो, चाहे किसी भी मूवमेंट की वजह से लोकोमोशन हो, उसमें जॉइंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। जॉइंट्स आर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन बोन्स और बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेज। जॉइंट्स कनेक्शंस होते हैं बोन्स के बीच में या बोन्स और कार्टिलेजेस के बीच में। Force generated by the muscles used to carry out the movement through the joints where the joint act as a fulcrum। बेटा इस लाइन को अभी वेट करो, ये लाइन के बारे में मैं एक नोट फॉर्म में तुम्हें लिखवाऊंगी। ठीक है, द मूवेबिलिटी ऑफ दीज जॉइंट्स डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर। ये वाली लाइन में अभी आपको समझाऊंगी फलक्रम क्या दिया हुआ है। ठीक है, बोला कि जॉइंट्स की मूवमेंट कितनी होगी वो अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जॉइंट्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू बेटा मेनली fibrous joints, cartilaginous joints and synovial joints. Fibrous joints do not allow any movement. Fibrous joints में कोई movement नहीं होती है. This type of joint is shown by the flat skull bones which fuse end to end with the help of dense fibrous connective tissue in the form of sutures to form the cranium. बोला fibrous joints जैसे आपकी skull bones के बीच में होती है, sutures of the skull, immovable है, कोई भी movement नहीं होगी, end to end बिल्कुल fix होते हैं वो अपनी position पे। In cartilaginous joint, the bone involved are joined together with the help of cartilage. Cartilaginous joints में cartilage की मदद से आपकी joint बनती है, and the joint between adjacent vertebrae in vertebral column in this pattern permits limited movement. बोला आपकी दो vertebrae के बीच में जो cartilage होती है, for example, which is a cartilaginous joint, वो limited movement show करती है। बेटा pubic symphysis भी याद रखना है और ribs और sternum के बीच में भी याद रखना है, क्योंकि वो एनसीईआरटी में अंदर तो दिया ही हुआ है। फिर आता है बेटा आपके पास साइनोवियल जॉइंट्स। साइनोवियल जॉइंट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ टू बोन्स। बोला साइनोवियल जॉइंट्स जो होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी।
एक साइनोवियल कैविटी है जिसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, साइनोवियल फ्लूइड बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ द टू बोन्स। आर्टिकुलेटिंग सरफेस का मतलब जुड़ने वाला सरफेस, आर्टिकुलेट मतलब जुड़ने वाला, ज्वाइंट फॉर्म कर रही है जो दो बोन्स है ना। सच एन अरेंजमेंट अलाउज कंसिडरेबल मूवमेंट, ऐसी अरेंजमेंट कंसिडरेबल मतलब अच्छी मूवमेंट अलाउ करती है। दीज ज्वाइंट्स हेल्प्स इन लोकोमोशन एंड मेनी अदर मूवमेंट्स, ये ज्वाइंट्स आपको हेल्प करते हैं लोकोमोशन में एंड अदर टाइप ऑफ मूवमेंट्स में। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल, हिंज ज्वाइंट दैट इज नी ज्वाइंट। देखो अब आपको अलग अलग टाइप के साइनोवियल ज्वाइंट्स बता दिए हैं बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। बॉल एंड सॉकेट बोला है ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल के बीच में, हिंज ज्वाइंट बता दिया है नी ज्वाइंट, पिवट ज्वाइंट बता दिया है एटलस और एक्सिस के बीच में, ग्लाइडिंग ज्वाइंट बता दिया है कार्पल्स के बीच में, सैडल ज्वाइंट बता दिया है कार्पल और मेटाकार्पल ऑफ द थंब आर सम एग्जांपल। डायरेक्ट बता दिया है बिना कुछ समझाए कि ये मूवमेंट कैसे होती है, कौन ऑल डायरेक्शन में, कौन वन डायरेक्शन में, कौन सिंपल स्लाइडिंग, बट वी हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद एग्जाम्पल। अब मैं इस एक लाइन को आपको समझाती हूं। फोर्स जनरेटेड बाय मसल इज यूज्ड टू कैरी आउट द मूवमेंट थ्रू जॉइंट्स। एक नोट डाल के इसके बारे में बेटा देखो, कहानी तो लिखनी नहीं है क्योंकि ये दिया नहीं है आपके एनसीईआरटी में। बहुत पहले हम पढ़ाते थे लीवर सिस्टम, बहुत पहले हम एक सिस्टम पढ़ाते थे लीवर सिस्टम, लीवर सिस्टम क्लास 1, लीवर सिस्टम क्लास 2, लीवर सिस्टम क्लास 3। लेकिन अब आपकी एनसीईआरटी में इतना डिटेल दिया नहीं है तो आपको भी नहीं करना, बट एनसीईआरटी ने जॉइंट्स के लिए फलक्रम वर्ड यूज किया है तो मुझे ये चीज आपको समझानी पड़ेगी थोड़ी सी। इसी कारण से एक नोट डाल के इसे बस नोट कर लीजिए। अच्छा, कितने लोग सीसॉ में झूला झूले हैं? सीसॉ, सीसॉ को हिंदी में क्या बोलते हैं? आपने भी सीसॉ ही बोला होगा। दोस्तों के साथ ये वाला झूला झूला है जहां दोनों साइड पे, एक साइड में आप बैठते हैं, एक साइड में आपका मित्र बैठता है और फिर आप झूला झूलते हैं। झूले हो क्या? बैलेंस करना पड़ता है। अगर आप यहां अकेले चढ़ के बैठ गए और सामने की कुर्सी पे कोई नहीं है बेटा तो गिर जाओगे। झूले हो ना, बैलेंस करना पड़ता है कि नहीं। और यहां पे आपका मित्र, यहां पे ये बैठा हुआ है। कई बार मित्र बहुत बहुत बेटा बदमाश मित्र भी होते हैं। पता है क्या करते हैं? ऐसा सीसॉ वाला झूला होता है, एक साइड में मैं, एक साइड में मित्र, है ना। कई मित्र पता है क्या करते हैं? जो नीचे होते हैं वो अचानक से सीट से उठ जाते हैं और जैसे ही अचानक से सीट से उठेंगे तो ढप से तुम नीचे गिरोगे, क्योंकि तुम्हारा वजन जो है इसमें, इसको बैलेंस करना है। आपकी बॉडी में भी ना, आपकी बॉडी में भी बैलेंस इस प्रकार से होता है। देखो मैं अभी आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगी क्योंकि एनसीईआरटी ने तो एक लाइन दे दी है, एज यूजुअल हमारी एनसीईआरटी महान है ना। तो अब ये जो है ना बेटा, ये जो मैंने बनाया हुआ है जिस पर आप बैलेंस करते हो, जिस पर आप बैलेंस करते हो, इसे फलक्रम कहा जाता है। आपकी बॉडी में भी बैलेंस करने के लिए फलक्रम आपके जॉइंट्स है। फलक्रम बैलेंस करना है ना, तो आपकी बॉडी में, क्या ग्लास चाहिए क्या भैया? आपकी बॉडी में फलक्रम की तरह काम करता है आपके जॉइंट्स, है ना। जॉइंट्स इन आवर बॉडी, act as fulcrum to create a balance between efforts। अभी मैं आपको समझा दे रही हूं बेटा, आप इतनी कहानी ना भी याद रखें तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ यही याद रख लेना कि हाँ बनाओ और लिखो, बनाओ और लिखो, ठीक है ना। आप ना याद रखो इतनी कहानी, कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरे को ना क्योंकि एनसीईआरटी ने दिया हुआ है फलक्रम तो थोड़ा सा तो मुझे बताना पड़ेगा। बिटवीन एफर्ट, मसल एंड लोड। एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल जिससे तुम ये समझ जाओगे कि तुम्हारी बॉडी में जॉइंट्स फलक्रम की तरह काम करिएगा, क्या मतलब है मैम? यहां तो फलक्रम दो चीजों के बीच में बैलेंस कर रही है, यहां पे एक वजन है, यहां पे एक वजन है, इन दोनों के बीच में बैलेंस क्रिएट कर रही है, ये तो ठीक है मैम, पर बॉडी में जॉइंट्स फलक्रम की तरह काम करिए, कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे बैलेंस क्रिएट कर रही है। जैसे बेटा हमारी खोपड़ी को देखो, हमारे सर को देखो, सर को समझो कि ये सर है तुम्हारा वजन। सर क्या है? सर है तुम्हारा वजन, सर है तुम्हारा लोड। लोड जैसे यहां पे एक साइड में अगर लोड बैठा है, समझना मेरी बात, अगर इस साइड में अगर लोड है तो इस साइड से अगर ये वाला बंदा एफर्ट लगाए तो बेटा इस
फलक्रम की मदद से एक बैलेंस आ सकता है। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना बेटा, यस हाँ या ना। अगर मैं इस व्यक्ति को एक लोड मानूं, एक भार मानूं, तो ये वाला व्यक्ति जो है क्या कर सकता है, एफर्ट लगा सकता है, एफर्ट लगा सकता है ना, एफर्ट लगा के इस फलक्रम की मदद से एक बैलेंस क्रिएट कर सकता है ना। अब समझो कि तुम्हारा ये जो सर है ना, ये एक लोड है। अब इस लोड को अगर बेटा तुम्हारी पता है, अगर तुम्हारे पास यहां पे एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट ना होता और तुम्हारे पास ये नेक मसल्स नहीं होती, तो तुम्हारा सर पता है कैसा होता, ऐसा। अगर तुम्हारी नेक मसल्स में अभी प्रॉब्लम आ जाए ना, तो गर्दन उठा नहीं पाओगे। क्या तुम ये प्रैक्टिकली डॉक्टर्स के जैसा थोड़ा सोचो। मुझे एक चीज बताओ, ये जो तुम्हारे सर का भार है, तुम्हारी चैट्स ना एकदम टाइम पे रुकती है, ये जो तुम्हारा सर का भार है, ये जो सर का लोड है, अगर बेटा इमेजिन करो तुम्हारी यहां पे नेक में मसल्स नहीं होती ना, तो तुम्हारा सर हमेशा ऐसा रहता नीचे। लेकिन मैं सर को ऐसे उठा सकती हूं। मैं ऐसे सर को किस तरीके क्यों उठा सकती हूं, क्योंकि मेरे पास यहां जो मेरी नेक मसल्स है ना, वो एफर्ट लगा रही है। लेकिन ये जो नेक मसल्स एफर्ट लगा रही है, जिसकी मदद से मैं ये लोड को बैलेंस कर पा रही हूं, वो मैं अपने ज्वाइंट की मदद से कर रही हूं। क्योंकि अगर मेरे पास ये एटलांटो ऑसिपिटल ज्वाइंट नहीं होता तो मैं ये उठाती कैसे ना। ज्वाइंट्स का काम ही है ये मूवमेंट कराना, समझ रहे हो। तो ज्वाइंट हमारी बॉडी में भी बिल्कुल इसी प्रकार से बैलेंस क्रिएट करते हैं। चैट्स रुक जाते हैं, युगल ने कंप्लेन की है इसकी, युगल की है, फिर से चैट्स रुक गए थे, फिर से चलने लग गए। क्या मेरी बात समझे, यस। सो इन आवर बॉडी ऑल्सो बेटा वेरियस ज्वाइंट्स एक्ट एज अ फलक्रम। आपको प्लीज इसमें डेप्थ में पीएचडी नहीं करनी है। मैंने एक छोटू सा एग्जाम्पल लेके तुम्हें समझाने की कोशिश की है। आई एम श्योर इतना तुम समझ गए। अगर कभी पेपर में आता है सिर्फ इतना आएगा कि फलक्रम की तरह कौन काम करता है बॉडी के अंदर, तो इट इज योर ज्वाइंट, ठीक है, इट्स योर ज्वाइंट, ठीक है ना। इससे ज्यादा बेटा समझदारी मत दिखाओ। बात करते हैं बेटा इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की, दैट इज डिसऑर्डर्स, दैट इज डिसऑर्डर्स। और सबसे पहला डिसऑर्डर जो हम पढ़ेंगे वो डिसऑर्डर है नंबर 1, मायस्थीनिया ग्रेविस। अब मैं आपको पहले तो ये बता दूं, हमारी एनसीईआरटी महान ने मायस्थीनिया ग्रेविस और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में कितनी लाइंस दी हुई है, इससे पहले कि तुम ये इनमें बेटा बहुत ज्यादा डेप्थ में चले जाओ। एक बार ये एनसीईआरटी देखो, एनसीईआरटी ने मायस्थीनिया ग्रेविस के बारे में भी बेटा 2 लाइन दी हुई है और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में तो 1.5 लाइन दी हुई है, सिर्फ 1.5। बेटा ये नॉट डन लगाओगे ना, मैं सबको ब्लॉक करा दूंगी, मैं पहले ही बता रही हूं। डोंट स्पैम दिस। ये 2 लाइन लिखने में कितना टाइम लगता है, कितना टाइम लगता है? इतनी सी बात लिखी हुई, नॉट डन नॉट डन। मेडिकल कॉलेज में जाओगे ना तो नॉट डन ही रह जाओगे, लिख ही नहीं पाओगे कुछ। हम तो फिर भी टाइम देते हैं। अब इस बात के लिए भी तुम मैम के ऊपर गुस्सा करना कि मैम डांट रही हैं। हाथ पैर नहीं चलते हैं, स्पैमिंग में तो बढ़िया हाथ पैर चलते हैं। नॉट डन जो तुम लिख रहे हो ना बेटा, इसको छोड़ के अगर तुम इसे करते ना तो डन हो जाता। जो स्पैमिंग, जो तुम कमेंट बाजी करते हो, गुस्सा दिलाते हो जाते जाते। चलो अब बात करते हैं बेटा क्या मायस्थीनिया ग्रेविस। एनसीईआरटी ने क्या दिया हुआ है, 2 लाइन और 1.5 लाइन, यानी कि आपको बहुत ज्यादा इसमें करना नहीं है, पर थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो बेटा तुम रटते रह जाओगे। बीमारी के बारे में थोड़ा सा तो पता होना चाहिए। लेकिन जब एनसीईआरटी से पेपर बनता है तो बेटा पेपर तो सिर्फ एनसीईआरटी की लाइन से ही बनाते हैं। मायस्थीनिया ग्रेविस, क्योंकि ना बेटा होता ही है, तुम 11th पढ़ रहे हो, फिर तुम 12th पढ़ते हो और फिर बेटा तुम सब भूल जाते हो, क्योंकि तुम पढ़ते तो हो पर पढ़ते नहीं हो। आप समझ पा रहे हो ना, पढ़ तो रहे हो 11th में पर पढ़ते नहीं हो, और फिर 12th में भी पढ़ तो रहे होते हो पर पढ़ते नहीं हो, जिसके कारण से तुम जो बेसिक चीजें होती है ना वो भी भूल जाते हो। जो पेपर में पूछेंगे कि मायस्थीनिया ग्रेविस एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी मोस्टली एक जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से होता है ना, जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से होता है। ये एक पॉइंट ही तुम भूल जाते हो और तुम्हें चाहिए होता है कि उसके आर पार मैं ABCD XYZ सब कर लूं, और जो पूछा जाएगा पेपर में वही गुम हो जाता है। समझ रहे हो ना। तो पहले समझना है कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर कौन सा है, तो मायस्थीनिया ग्रेविस।
माइस्थीनिया ग्रेविस इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। और मैंने तुम्हें अभी ऑटो इम्यून के बारे में पढ़ाया ना, अपने हुए पराए। अपने हुए पराए का मतलब जब आपके खुद के इम्यून सेल्स आपके सेल्स को अटैक करने लगते हैं, सेल्फ टिश्यू को, सेल्फ मेम्ब्रेन को, सेल्फ चीजों को डैमेज करने लगते हैं। तो मैं यहां पे लिख भी दे रही हूं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, डिसऑर्डर्स वेयर आवर इम्यून सेल्स, आवर ओन, जो हमारे अपने थे, आवर ओन इम्यून सेल्स cannot differentiate between self and foreign cells, सेल्फ एंड नॉन सेल्फ भी बोल सकते हो, सेल्फ एंड फॉरेन सेल्स, एंड स्टार्ट अटैकिंग आवर ओन बॉडी सेल्स एंड स्टार्ट अटैकिंग सेल्फ सेल्स। तो ये मैंने तुम्हें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की एक परिभाषा बता दी है, ठीक है। अब माइस्थीनिया ग्रेविस अगर एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है तो पहले एनसीईआरटी क्या कहती है, ये देखो। एनसीईआरटी कहती है, एनसीईआरटी सिर्फ एक ही लाइन कहती है, इट अफेक्ट्स न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, इट अफेक्ट्स एनएमजे। एनसीईआरटी ने बस डन एंड डस्टेड, इसके आगे कुछ भी नहीं कहा कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन अफेक्ट होती कैसे है। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कैसे अफेक्ट होती है बेटा। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कैसे अफेक्ट होती है बेटा, देखो, बनाना है और जल्दी जल्दी बनाना है। ये एक न्यूरॉन है। होता क्या था बेटा, जब न्यूरॉन मसल को इंफॉर्मेशन देती थी तो क्या होता था, न्यूरॉन्स के साइनेप्टिक नॉब्स के अंदर साइनेप्टिक वेसिकल्स है और साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर एसिटाइल कोलिन भरा हुआ है। जब इंफॉर्मेशन आती थी तो ये साइनेप्टिक वेसिकल से न्यूरोट्रांसमीटर्स इस गैप में रिलीज हो जाते थे और रिलीज होने के बाद क्या करते थे बेटा, मसल्स में इस एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर से बाइंड करते थे। क्या ये आप लोगों को याद आ रहा है, अभी पढ़ा था कुछ दिनों पहले, क्या ये बात आप लोगों को याद आ रही है, यस और नो, यस और नो। ऐसा होता था या नहीं ये बता दो, ऐसा होता था या नहीं ये बता दो, बाकी तो मैं बता रही हूं। दिस इज एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। क्या ऐसा होता था, यस, कि आपके ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे और जब बेटा ये न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन अपने रिसेप्टर से जाके बाइंड करते थे तो क्या होता था बेटा, तो क्या होता था बेटा बताओ, तो क्या होता था, तो आपकी मसल्स एक्साइटेड होती थी। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। ये एग्जैक्ट सेम चीज आपने पढ़ी है कि नहीं। लेकिन जब आपको या किसी को माइस्थीनिया ग्रेविस होता है, ये कैसे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को अफेक्ट करता है, इट डैमेजेस एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स। आपकी एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स डैमेज हो गई बेटा। और सोच के देखो, अगर रिसेप्टर्स ही डैमेज हो जाएगी मींस नो एसिटाइल कोलिन बाइंडिंग, दैट मींस नो एसिटाइल कोलिन बाइंडिंग। और अगर एसिटाइल कोलिन बाइंड नहीं करेगी तो क्या मसल्स एक्साइट होगी, मसल नॉट एक्साइटेड। और अगर मसल्स एक्साइटेड नहीं होगी तो क्या होगा, पैरालिसिस। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है बेटा, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। जब न्यूरोट्रांसमीटर होती है वो अपने रिसेप्टर से जाके बाइंड करती है, रिसेप्टर से जब वो बाइंड करती है तो आपकी बेटा मसल्स एक्साइटेड होती है। मसल्स एक्साइटेड होगी तभी तो बेटा मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है। लेकिन अगर कोई रिसेप्टर नहीं है, रिसेप्टर को ही डैमेज कर दिया तुम्हारे बेटा एंटीबॉडीज, बॉडी के जो बचाने वाले सेल्स थे, इम्यून सेल्स, उन्होंने अपने ही बेटा एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर को उड़ा दिया, खराब कर दिया, डैमेज कर दिया। एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स अगर डैमेज हो गए तो वो बाइंड नहीं करेंगे, बाइंड नहीं करेंगे तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी।
धीरे 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 पैरालिसिस पैरालिसिस पैरालिसिस। डन। पहला मसल से रिलेटेड डिसऑर्डर दिया हुआ है मायस्थीनिया ग्रेविस, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। डन कर लिया तो एक थम्स अप दे देना। दूसरा बेटा जो हम पढ़ेंगे, जो ज्यादातर जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से होता है, मतलब आपके जीन्स में ही गड़बड़ है, उसे कहा जाता है मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी। क्या कहा जाता है? मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी। ठीक है, डन। चलो बहुत बढ़िया। चलो नंबर 2, मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी। पहले तो एनसीईआरटी को बेटा, क्योंकि सबसे ऊपर एनसीईआरटी है, तो सबसे पहले एनसीईआरटी का पता होना चाहिए कि एनसीईआरटी ने इसके बारे में क्या दिया हुआ है। इट अकर्स मोस्टली ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर। इट अकर्स मोस्टली ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर। वो ऑटो इम्यून था, ये जेनेटिक है, मतलब आपके जीन्स में ही प्रॉब्लम है यार। देखो मैं समझाती हूं आपको, देखो आपकी एक जीन है, जीन्स होती है ना बेटा हमारे पास, आपके पास एक जीन है, इस जीन को बोला जाता है, और बेटा बनाना है इसे साथ के साथ ना, जल्दी जल्दी नोट करना है, इसे बोला जाता है बेटा डिस्ट्रोफिन जीन। आपकी बॉडी में ऐसी बहुत सारी जीन्स है, लेकिन मैं यहां पे डिस्ट्रोफी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी के बारे में पढ़ा रही हूं। अभी देखो, ये है आपकी डिस्ट्रोफिन जीन, ये है आपकी डिस्ट्रोफिन जीन। हम सब में नॉर्मल अगर है तो जीन से बेटा क्या बनता है? डीएनए से बनता है आरएनए, आरएनए से बनता है प्रोटीन। तो आपके पास अगर डिस्ट्रोफिन जीन है तो अल्टीमेटली प्रोटीन बनेगी, फॉर्म्स डिस्ट्रोफिन प्रोटीन नॉर्मली। नॉर्मल सिचुएशन में तो यही होगा ना कि आपकी डिस्ट्रोफिन प्रोटीन बनेगी नॉर्मल सिचुएशन में। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है डिस्ट्रोफिन प्रोटीन की? ये पता है क्या करता है बेटा? कनेक्ट्स थिन फिलामेंट, connects thin filament to sarcolemma and helps in maintaining the muscle structure, helps in maintaining muscle structure। आपके एनसीईआरटी में रीजन तो एक्सप्लेन नहीं किया है, बट फिर आप समझ नहीं पाओगे। वैसे तो देखो पेपर में यही पूछेंगे कि जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से क्या होता है और कौन सी जीन खराब होती है, पूछेंगे तो सिर्फ इतना ही। मैं आपको बस उसकी एक्सप्लेनेशन दे रही हूं। मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी, मसल्स डिस्ट्रोफिन जीन, आपकी डिस्ट्रोफिन जीन एक डिस्ट्रोफिन प्रोटीन बनाती है। वो प्रोटीन आपकी जो थिन मायोफिलामेंट्स होती है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जोड़ती है, सार्कोलेमा से। इसके अलावा आपके ओवरऑल मसल का जो स्ट्रक्चर है ना बेटा, उसको मेंटेन करती है। जैसे हमने मायस्थीनिया ग्रेविस में पढ़ा कि पैरालिसिस होने लगती है। पैरालिसिस का मतलब है कि भाई मसल्स तो हैं पर वो फंक्शन नहीं कर रही है, वो पैरालाइज हो गई, क्योंकि इंफॉर्मेशन ही नहीं आ रही है, मसल्स एक्साइटेड नहीं हो रही है। लेकिन पता है डिस्ट्रॉफी जब होती है तो मसल्स पैरालिसिस नहीं, मसल्स डीजेनरेट कर जाती है, मसल्स खत्म होने लगती है। अगर आप गूगल में इमेज देखोगे सर्च करके किसी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के पेशेंट को, तो आप देखोगे इतनी पतली पतली उसकी लिम्स होती है, क्योंकि एक ऐसी प्रोटीन उनकी बॉडी में नहीं बन रही है जो मसल्स के स्ट्रक्चर को मेंटेन रखती है। एंड विद टाइम स्लोली प्रोग्रेसिवली देयर मसल्स स्टार्ट्स टू डिटोरिएट, दे स्टार्ट्स टू डीजेनरेट बिकॉज दे हैव मतलब नॉट फंक्शनल डिस्ट्रोफिन जीन। समझ गए? यस। तो यहां पे हम लिखेंगे हियर दिस इज डैमेज्ड
प्रोग्रेसिव डीजेनरेशन ऑफ मसल, प्रोग्रेसिव डीजेनरेशन ऑफ मसल्स, मसल्स डीजेनरेट कर जाती है, डीजेनरेशन ऑफ मसल्स। अब तो लैग ठीक हो गया, अब तो लैग ठीक हो गया। बीच में थोड़ा सा हुआ होगा, अब तो ठीक हो गया। अब यहां पे अगर डिस्ट्रोफिन जीन नहीं है तो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन नहीं है, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन नहीं है तो मसल्स का स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं होगा, मसल्स का स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं तो मसल्स धीरे धीरे डीजेनरेट कर जाएगी, दैट इज मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी। मसल से रिलेटेड एक और बीमारी दी हुई है बेटा जिसे कहते हैं टिटैनी। मैं टिटैनी के बारे में यहां पे लिखवाऊंगी, बट मैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में बेटा उसकी एक्सप्लेनेशन दूंगी, क्योंकि वो आपके मतलब कंडक्शन से रिलेटेड है। जब मैं आपको न्यूरॉन्स में कंडक्शन पढ़ाऊंगी तो उस कंडक्शन वाले टॉपिक में बेटा कैल्शियम चैनल, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स, उससे रिलेटेड इस बीमारी की एक्सप्लेनेशन होगी। तो अभी आप सिर्फ डेफिनेशन लिखोगे, उस चैप्टर में मैं आपको उसकी एक्सप्लेनेशन बता दूंगी, ठीक है ना? यस, इमेज देख के एकदम समझ आ गया? हाँ भूमि, एक्चुअली इमेज देख के ये समझ आ जाता है कि डिस्ट्रोफिन जब नहीं होती है तो मसल्स कैसे खत्म हो जाते हैं, कैसे डीजनरेट कर जाते हैं, ठीक है? थर्ड बीमारी जो एक्चुअल में मसल से रिलेटेड ही है, दैट इज टिटैनी। नंबर 3 इज टिटैनी। इसके बारे में लिख अभी लो, और टॉपिक जब समझेंगे ना हम न्यूरल वाला कंडक्शन, तभी आपको इससे एक्सप्लेनेशन समझ आएगी, अभी समझ नहीं आएगी इसकी एक्सप्लेनेशन। टिटैनी का मतलब होता है रैपिड स्पैज्म। स्पैज्म का मतलब वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस, वाइल्ड एंड फास्ट कॉन्ट्रैक्शंस। ड्यू टू low level of calcium, low level of calcium in ECF, extra cellular fluid। हम पता है टिटैनी को क्या बोलते हैं? टिटैनी का मतलब होता है मसल्स में बिना पॉज, बिना रेस्ट मसल सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट करी जा रही है, समझ रहे हो? इसका रीजन मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये दिया हुआ है ना, कि रीजन तो दिया ही हुआ है कि लो लेवल ऑफ कैल्शियम अगर तुम्हारे एक्स्ट्रा सेल्स के बाहर जो फ्लूइड है, मसल्स के बाहर का फ्लूइड है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, उस एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में कैल्शियम की अगर कमी हो जाए तो मसल्स बिना रेस्ट के बिना रिलैक्सेशन के, बिना रिलैक्स हुए कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन 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 कॉन्ट्रैक्शन, रैपिड स्पैज्म, वेरी फास्ट वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस करती है बिना रिलैक्सेशन के, दैट इज टिटैनी। पर कैल्शियम की कमी की वजह से ऐसा क्यों होता है, इसकी एक्सप्लेनेशन बाद में दूंगी मैं, ठीक है? इसकी एक्सप्लेनेशन मैं बाद में दूंगी, ठीक है? अच्छा, फिर पढ़ते हैं बेटा एक ऐसी बीमारी जो एज रिलेटेड है, महिलाओं में बहुत ज्यादा कॉमनली दिखती है और एज के साथ साथ हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से भी होती है। इसे कहा जाता है ऑस्टियोपोरोसिस। और जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, ऑस्टियोपोरोसिस में नाम क्या सजेस्ट कर रहा है बेटा? ऑस्टियो का मतलब नहीं, ये उल्टा नहीं है, ये उल्टा नहीं है बेटा। जिसको लग रहा है कि ये उल्टा है, नहीं, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम की बात नहीं हो रही है बेटा, ये ईसीएफ में कैल्शियम की बात हो रही है। मैं आपको समझाऊंगी ये बाद में। दिस इज नॉट सार्कोप्लाज्म में या सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम की बात नहीं हो रही है। ईसीएफ का हमेशा मतलब होता है सेल्स के बाहर का फ्लूइड। न्यूरॉन है, न्यूरॉन के सेल के बाहर का फ्लूइड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। मसल है, मसल के बाहर का फ्लूइड जो होता है दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है? ऑस्टियो का क्या मतलब है? ऑस्टियो का मतलब है बोन्स। पोरेसिस का मतलब है पोर्स। बोन्स में छेद कैसे हुए बेटा? ये बोन है। अच्छा, बोन में बोन की स्ट्रेंथ, बोन इतने जो स्ट्रांग है वो क्यों होते हैं बोन?
इतने स्ट्रांग क्यों होते हैं? क्योंकि बोन्स में कैल्शियम है, कैल्शियम के सॉल्ट्स है ना, कैल्शियम के सॉल्ट्स है। 70 से 90% जो बोन का कंटेंट होता है, बिकॉज ऑफ विच बोन्स मैट्रिक्स इज सो हार्ड, इट इज बिकॉज ऑफ द कैल्शियम। अगर मेरे बॉडी में कैल्शियम मेंटेन करने वाले हार्मोन्स में डिसबैलेंस हो जाए, जो आप केमिकल कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में पढ़ोगे भी, मैं आपको पढ़ाऊंगी, 2 हार्मोन्स होते हैं, कैल्सिटोनिन एंड पैराथॉर्मोन। मैं इन दोनों हार्मोन्स के बारे में तुम्हें मैं पढ़ाऊंगी, पैराथॉर्मोन और कैल्सिटोनिन। जैसे इंसुलिन और ग्लूकागॉन नाम का हार्मोन होता है, वो आपके ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करते हैं। एक ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाता है, एक ब्लड ग्लूकोज को घटाता है। वैसे ही आपके 2 हार्मोन्स होते हैं जो कैल्शियम को बैलेंस करते हैं। कुछ होते हैं जो बोन्स में से कैल्शियम को हटाते रहते हैं, और कुछ होते हैं हार्मोन जो बोन्स में कैल्शियम को डिपॉजिट करते हैं। अगर हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाए, कैल्सिटोनिन, पैराथॉर्मोन, या आपके डाइट में ही कैल्शियम की कमी है, या आपके डाइट में विटामिन डी की कमी है, और फीमेल्स में मेनोपॉज के साथ, इसीलिए बोलते हैं इट्स अ एज रिलेटेड डिसऑर्डर। मेनोपॉज का मतलब फीमेल्स में हर महीने बेटा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, जिसे पीरियड्स बोलते हैं, तो मेनोपॉज जब आ जाता है, जब वो पीरियड्स रुक जाते हैं, जब वो मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है, उस वक्त में फीमेल की बॉडी में ईस्ट्रोजन ड्रॉप कर जाता है। और ईस्ट्रोजन एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इसीलिए बेटा फीमेल्स में ये बड़ा कॉमनली दिखता है। ईस्ट्रोजन इज अ वेरी वेरी कॉमन फैक्टर, जिसकी वजह से अगर ईस्ट्रोजन कम हो गया तो बोन्स में से कैल्शियम कम हो जाएगा। डीमिनरलाइजेशन, आपको समझाती हूं, दिखाती हूं यहां डायग्राम में। बोन्स में ऐसे छेद हो जाते हैं। ये पोर्स क्यों बने? ये पोर्स इसीलिए बने क्योंकि इसका कैल्शियम रिमूव हो गया, क्योंकि बोन्स में डीमिनरलाइजेशन हो गई। डीमिनरलाइजेशन का मतलब लॉस ऑफ कैल्शियम, और मैंने आपको बताया ये लॉस ऑफ कैल्शियम के मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। क्या समझ रहे हो मेरी बात? यस एवरीवन, यस एवरीवन। तो मैं कह सकती हूं इसे एज रिलेटेड डिसऑर्डर, एज रिलेटेड डिसऑर्डर कह सकती हूं बेटा, ठीक है ना। और इट मे बी ड्यू टू disbalance in hormones, disbalance in hormones like पैराथॉर्मोन। मैं पढ़ाऊंगी बेटा इन हार्मोन्स के बारे में, तो आप लोड मत लेना कि मैम इन हार्मोन का नाम तो हमने पहली बार सुना है, ये क्या करते हैं एग्जैक्टली, मैं पढ़ाऊंगी आपको, ठीक है ना। या विटामिन डी डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी, ठीक है। देन इन फीमेल्स वेरी कॉमन आफ्टर मेनोपॉज, इन फीमेल वेरी कॉमन आफ्टर मेनोपॉज। मेनोपॉज का मतलब when menstrual cycle stops, when menstrual cycle stops due to deficiency in estrogen, deficiency in estrogen, estrogen की deficiency, estrogen की कमी की वजह से भी आपको ये दिखता है, ठीक है। यस समीता बेटा, ये ईस्ट्रोजन आपको किसने कह दिया है कि जो आप बोल रहे हो वो हार्मोन होता है? ईस्ट्रोजन आपकी बोन मिनरल डेंसिटी को भी मेंटेन करता है। जो बोन बनाने वाले सेल्स होते हैं, अब आपने इतने डिटेल में पढ़ा नहीं है बेटा, ऑस्टियो क्लास्ट सेल्स, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स, है ना। तो आपकी बोन्स की मिनरल डेंसिटी, बोन्स में कैल्शियम डिपोजिशन में इसका ईस्ट्रोजन का इनडायरेक्ट रोल होता है, ठीक है ना। अब ईस्ट्रोजन कम हो जाए तो इसमें से मिनरल लॉस हो जाएगा। एक बात बताओ, अगर ऐसे लॉस ऑफ कैल्शियम हो जाए, क्या इनमें चांसेस ऑफ फ्रैक्चर बढ़ जाएंगे?
अगर आपकी बोन्स में से कैल्शियम हट जाए तो क्या कहती है जनता, क्या चांसेस ऑफ फ्रैक्चर ज्यादा हो जाएंगे? हाँ या ना? हाँ या ना? यस। जितनी ज्यादा बोन्स में पोर्स हो रहे हैं उतनी ज्यादा बोन वीक होगी, फ्रेजाइल हो जाएगी, और उसमें फ्रैक्चर के भी चांसेस उतने ज्यादा होंगे उम्र के साथ। इसीलिए तो बेटा फ्रैक्चर्स बहुत जल्दी आपको दिख जाएंगे अगर आपकी बोन मिनरल डेंसिटी ज्यादा अच्छे से मेंटेन नहीं है। ठीक है ना? यस। और लास्ट बीमारी बची है, फिर हम बेटा क्या करेंगे लास्ट के 15 मिनट्स एनसीईआरटी कैटलिस्ट। ठीक है ना? एक पोल कराऊंगी, बाकी बेटा नॉर्मल आंसर देना वरना टाइम की बर्बादी होगी। आर्थराइटिस बचा है, आर्थराइटिस। ठीक है? डन डनाडन डन कर लिया है? पहले ये बताओ, ईस्ट्रोजन इज अ फीमेल हार्मोन। जो पूछ रहा है व्हाट इज ईस्ट्रोजन, बिल्कुल खाली है बेटा, 9th 10th में कुछ भी नहीं पढ़ा है ईस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन, या सिर्फ स्पैमिंग कर रहे हो? अंशिमा बेटा उतनी डिटेलिंग की जरूरत नहीं है बेटा। हाँ, गाउट आर्थराइटिस ही होता है बालकों, गाउट आर्थराइटिस ही होता है। ठीक है ना? इसीलिए मैंने बोला एक ही बचा है। तो मैं नंबर 5 क्या लिखने जा रही हूं? नंबर 4 हो गया, अब मैं लिखने जा रही हूं बेटा नंबर 5 गाउट, सॉरी आर्थराइटिस। आर्थराइटिस का मतलब है, आर्थ्रोस का मतलब मैंने बताया था जॉइंट। आर्थ्रो वर्ड कहां से आ रहा है बेटा? जॉइंट से। आर्थ्रो वर्ड कहां से आ रहा है बेटा? जॉइंट से। और आइटिस वर्ड कहां से आ रहा है बेटा? इन्फ्लेमेशन। बेसिकली अगर तुम्हारे जॉइंट्स में हो जाए इन्फ्लेमेशन, अगर तुम्हारे जॉइंट्स में हो जाए इन्फ्लेमेशन तो तुम्हें हो जाएगा आर्थराइटिस। आर्थ्रोज मीन्स जॉइंट, जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन इज आर्थराइटिस। अब मैम इन्फ्लेमेशन का तो मतलब होता है रेडनेस हो गई, मेम्ब्रेन स्वेलिंग आ गई, लेकिन बेटा ये आर्थराइटिस अलग अलग वजह से हो सकता है। जॉइंट्स में जो इन्फ्लेमेशन हो रही है वो जरूरी नहीं है कि एक रीजन से हो, देयर आर मल्टीपल रीजन फॉर आर्थराइटिस। उसी वजह से ये जो आर्थराइटिस है ये अलग अलग टाइप का होता है। एक होता है गाउट, इसे गाउटी आर्थराइटिस भी बोलते हैं, और जो दूसरा आपकी एनसीईआरटी में, नहीं एनसीईआरटी में और दूसरा तो दिया ही नहीं है ना बेटा, मैं नाम बता देती हूं बट एनसीईआरटी में दिया नहीं है, यहां पे नहीं दिया, आप 12वीं कक्षा में पढ़ोगे। रोमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियो आर्थराइटिस, बट बेटा इनके सिर्फ नाम लिखो, नॉट हियर इन एनसीईआरटी, तो मैं ये नहीं करवाऊंगी आपको। अलग अलग प्रकार के आर्थराइटिस होते हैं, अलग अलग रीजन। ऑस्टियो आर्थराइटिस, तो मैं क्या कह रही हूं, आर्थराइटिस होने के रीजन अलग अलग हो सकते हैं। अगर आपके जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन है, अगर आपके जॉइंट्स में प्रॉब्लम है, क्योंकि आपके जॉइंट्स में क्या हो गया है बेटा, यूरिक एसिड का एक्यूमुलेशन, यूरिक एसिड डिपोजिशन इन जॉइंट्स, अगर ये हो गया है यूरिक एसिड डिपोजिशन इन जॉइंट जिसकी वजह से पेन हो रहा है, तो वो होता है बेटा गाउटी आर्थराइटिस। नीट का आया हुआ सवाल, ठीक है। और क्योंकि ये अभी एनसीईआरटी में नहीं है तो ये मैं अभी नहीं पढ़ा रही हूं, नॉट इन एनसीईआरटी। आप 12वीं कक्षा में आओगे तो भी ना बेटा रूमेटॉइड आर्थराइटिस का सिर्फ नाम दिया हुआ है, ये एक्चुअल में ऑटो इम्यून है। इसमें आपकी साइनोवियल मेम्ब्रेन इन्फ्लेमेशन हो जाती है, साइनोवियल फ्लूइड बढ़ जाता है, ठीक है। मैं सिर्फ वर्बली बता दे रही हूं, पोथियां मत लिखना बेटा, ठीक है ना। गाउटी आर्थराइटिस इन्फ्लेमेशन कैसे हुआ बेटा, गाउटी आर्थराइटिस में इन्फ्लेमेशन हुआ क्योंकि जॉइंट्स में यूरिक एसिड क्रिस्टल्स डिपॉजिट हो गए तो पेन होने लग गया। रोमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऐसा इन्फ्लेमेशन है जहां ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो रहा है, साइनोवियल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है, तो भी आर्थराइटिस ही है, साइनोवियल फ्लूइड बढ़ जा रहा है। और ऑस्टियो आर्थराइटिस पता है कैसे होता है, जो बोन के एंड में कार्टिलेज बनाई है ना, वो जो कार्टिलेज है ना, उस कार्टिलेज में प्रॉब्लम हो जाती है, वो कार्टिलेज इन्फ्लेम हो गई तो ऑस्टियो आर्थराइटिस। तो एक ही नाम है बट उसके मल्टीपल प्रकार हैं।
क्या समझे? यस एवरीवन, क्या समझे? यस एवरीवन, डन डन डन, ठीक है, थम्स अप दे दो। यस, अरे कह रहे मैम विच इज मोर पेनफुल। हाँ, एक बार ही अपना करवाती हूँ बेटा, फिर बताती हूँ कौन सा सबसे ज्यादा दर्दनाक होता है, ठीक है। क्या आप इतनी छोटी सी एनसीईआरटी की रीडिंग बेटा मेहनत करके थोड़ी एनसीईआरटी से रीड कर सकते हो? सब कुछ पढ़ा हुआ है हमने, ठीक है, ताकि मैं तुम्हें एनसीईआरटी कैटलिस्ट एटलीस्ट आज करा दूं, और अगली क्लास में हम तपस्या सीरीज कर लेंगे। तपस्या सीरीज में हम क्या करेंगे? तपस्या सीरीज में हम पीवाईक्यूज और रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इतनी मेहनत कर सकते हो? हमारी बॉडी में यूरिक एसिड भी होता है बेटा, प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स होती हैं, उनकी मेटाबॉलिज्म से बनता है। ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी में है नहीं, अमोनिया भी है, यूरिया भी है, यूरिक एसिड भी है, बट हम यूरिया को एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है ना, समझ गए? चलिए, क्या एनसीईआरटी कैटलिस्ट शुरू करें फिर? आई थिंक 9 या 10 क्वेश्चन है, तो इसीलिए, क्योंकि 2 क्वेश्चंस का मैं क्या कराती हूं बेटा, 2 क्वेश्चंस के लिए मैं पोल कराती हूं, बाकी हम बिना पोल के करेंगे, ठीक है। यस, चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के कंप्यूटर स्क्रीन पर रहा, ये क्वेश्चन नंबर 1। चलिए, each actin or thin filament is made up of 2 filamentous actin helically wound to each other। आपके हर एक एक्टिन फिलामेंट, ईच एक्टिन फिलामेंट और थिन फिलामेंट में 2 फिलामेंटस एक्टिन होते हैं, 2 फिलामेंटस एक्टिन भी होते हैं और 2 ट्रोपोमायोसिन के भी फिलामेंट होते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू। Troponin is distributed at regular intervals on tropomyosin, absolutely true बेटा, both these statements are absolutely correct। I think इसमें ये ए बी आंसर कौन दे रहा है? ए है? ओ माय गॉड, ये ए और बी आंसर पे कैसे आ रहा है तुम्हारा? ट्रोपोनिन इज डिस्ट्रीब्यूटेड रेगुलर इंटरवल्स ऑन ट्रोपोमाइसिन, सही तो है? ओ माय गॉड, हे भगवान, ये कौन दे रहा है आंसर? ए और बी। 26%। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ट्रोपोनिन इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट रेगुलर इंटरवल्स ऑन ट्रोपोमाइसिन, इसमें क्या गलत है? एनसीईआरटी की तो लाइन है बेटा। मैं तो हैरान हो गई तुम्हारा आंसर देख के यार, ये क्या परफॉर्मेंस थी तुम्हारी। चलो, ये लीडर बोर्ड है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। नहीं, ऑन ट्रोपोमाइसिन पे तो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ना। तपस्या सीरीज बाद में, अवनी पहले ये पढ़ ले भाई, कमेंट बाजी करेगी तो पढ़ेगी कब? चलो
एनसीईआरटी अच्छे से रीड ही नहीं करते। मैंने कुछ एनसीईआरटी की लाइन को ही कॉपी पेस्ट किया था बस, ठीक है, तुम उसमें भी फंस जा रहे हो यार। Sternum is a flat bone located along the mid dorsal line of the thorax. Mid dorsal line पे नहीं होता, mid ventral line पे होता है, so this is false. This is false. All ribs are connected dorsally to the vertebral column and ventrally to the sternum. False. सारे ribs, all ribs connected to dorsal vertebral column ventrally to sternum, क्या सारे ribs होते हैं या सिर्फ true ribs होते हैं? सिर्फ ट्रू रिब्स होते हैं बेटा, जो डॉर्सली कनेक्टेड होते हैं आपके वर्टिब्रल कॉलम के साथ में और वेंट्रली कनेक्टेड होते हैं स्टर्नम के साथ में। बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। ऑप्शन 4, ऑप्शन 4। वेरी पुअर परफॉर्मेंस बेटा, वेरी 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 पुअर परफॉर्मेंस, सच्ची में यार। क्या है ये, क्या है ये बेटा, क्या है ये? बहुत गंदी परफॉर्मेंस बेटा। ऑप्शन 4। मैं तीसरा भी पोल में करा के तुम्हारी एक बारी हालत देखती हूँ, हालत देखती हूँ एक बारी मैं। बस लास्ट में पोल में करा रही हूं क्योंकि ज्यादा समय नहीं है बेटा, फिर 6 क्वेश्चंस और है। ये है तुम्हारी स्पैमिंग का नतीजा। पढ़ते नहीं हो और सिर्फ ऐसे सॉरी बेटा, सॉरी क्या बेटा? सिलेक्ट होना है या नहीं होना है? सिलेक्शन चाहिए या नहीं चाहिए? Vertebral column extends from the base of the skull and constitutes the main framework of the trunk. कल ही पढ़ा है, vertebral column आपके skull के बेस से शुरू होता है और मेन फ्रेमवर्क बनाता है ट्रंक का। बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है ना? Each vertebra has a central hollow portion called as neural canal through which the spinal cord passes. बिल्कुल सही एनसीईआरटी की लाइन। हर एक वर्टिब्री में सेंट्रल हॉलो पोर्शन होता है जिसे न्यूरल कैनाल कहते हैं, जिसमें से स्पाइनल कॉर्ड पास होता है। Both the statements are absolutely fine. Correct. Option 3. Thank God. कहा जाऊं मैं अपने इन बच्चों को लेके, कहा जाऊं? फाइनली बेटा तुमने 84% तो आंसर दिया सही। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब फटाफट से सिर्फ कमेंट्स में आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 4। Scapula is a large triangular flat bone situated in the dorsal part of the thorax between the second and the fifth rib. Each clavicle has 2 curvatures. हर एक क्लैविकल के पास 2 कर्वेचर होते हैं। बिल्कुल सही बात है। स्कैप्यूला एक लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन तो है, बट इट इज सिचुएटेड इन द डॉर्सल पार्ट भी सही है, बट इट इज नॉट सिचुएटेड बिटवीन सेकेंड एंड फिफ्थ रिब। पर बहुत सारे बच्चों ने गलत किया होगा। फिफ्थ नहीं होता, 7th रिब होता है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स, सेकेंड स्टेटमेंट इज ट्रू। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। Statement 1. Pelvic girdle consists of 2 coxal bone. Each coxal bone formed by fusion of ilium, ischium, pubis. बिल्कुल सही बात है। Pelvic girdle 2 coxal bone की बनी है और हर एक coxal bone फर्दर 3 बोन के फ्यूजन से बनती है, इलियम, इशियम और प्यूबिस। दूसरा स्टेटमेंट कहता है एट द पॉइंट ऑफ फ्यूजन ऑफ द अबव बोन देयर इज अ कैविटी कॉल्ड एसिटाब्यूलम टू विच द थाई बोन आर्टिकुलेट्स। यस, तीनों के जंक्शन पर एक कप लाइक स्ट्रक्चर है बेटा एसिटाब्यूलम, जिसमें आपकी थाई बोन आर्टिकुलेट करती है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाती है। बोथ द स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, सो ऑप्शन 4।
क्वेश्चन नंबर 6, व्हाइट फाइबर्स अपीयर पेल और व्हाइटिश, और रीजन देता है व्हाइट फाइबर पोजेसेस वेरी लेस क्वांटिटी ऑफ मायोग्लोबिन। आपकी रेड मसल फाइबर लाल रंग की होती थी क्योंकि उसमें मायोग्लोबिन ज्यादा है। व्हाइट फाइबर्स व्हाइटिश दिखती है बिकॉज व्हाइट फाइबर्स possesses very less quantity of myoglobin. True, both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of assertion. Option A is the correct answer. ठीक है? Yes. Question number 7. Question number 7. चलिए, human ribs are called bicephalic. Rib has two articulation surface on its ventral end. अगर मैं ये पोल में कराती, बहुत सारे बच्चे गलत आंसर देते हैं। ह्यूमन रिब्स हमारी बाइसेफेलिक 100% होती है क्योंकि हमारी रिब्स के स्ट्रक्चर में डॉर्सल साइड पे ना कि वेंट्रल साइड पर, डॉर्सल साइड पर ना कि वेंट्रल साइड पर दो आर्टिकुलेटिंग सरफेस होती है। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। डॉर्सल साइड पर दो आर्टिकुलेटिंग सरफेस है। अगर इसमें डॉर्सल साइड दिया होता तो दोनों करेक्ट होते और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता असर्शन का। देखो, पहले तुम्हें असर्शन रीजन सॉल्व करना नहीं आता था, तुम बिल्कुल बेटा क्या बोलते हैं उसको, नील बटे सन्नाटा वैसे ही थे ना। अब तुम धीरे धीरे बड़े हो गए हो, बड़े वाले जहरीले सपोले बन रहे हो। जहर तो तुमने उगल ही दिया बेटा पहले 2 क्वेश्चंस में, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, phalanges are the bones of hind limb only. गलत। phalanges are the bones of hind limb and forelimb दोनों। phalanges are 14 in number. yes, phalanges 14 होते हैं बेटा, phalanges 14 होते हैं in your, भले ही स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है बट इट्स ओके, फिर भी स्टेटमेंट इटसेल्फ इज करेक्ट। phalanges 14 होते हैं, 14 आपके फोरलिम्ब के लिए, 14 आपके हाइंड लिम्ब के लिए, ठीक है ना। सो असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, ऑप्शन डी। और क्वेश्चन नंबर 9, ह्यूमन स्कल इज डाइकॉन्डाइलिक। अपना स्कल डाइकॉन्डाइलिक होता है। द स्कल आर्टिकुलेट विद द टॉप ऑफ वर्टिब्रल कॉलम यूजिंग 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स। हमारी स्कल डाइकॉन्डाइलिक तो है ही, और हमारी जो स्कल है वो वर्टिब्रल कॉलम से आर्टिकुलेट करती है, जॉइंट बनाती है 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स की मदद से, इसीलिए तो बेटा हमारी स्कल डाइकॉन्डाइलिक है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद पीवाईक्यूज है, आज हम पीवाईक्यूज नहीं करेंगे, हम वो तपस्या सीरीज में ही करेंगे, तपस्या सीरीज में ही करेंगे सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है ना। और फिर हमें नए चैप्टर की शुरुआत करनी है। हो सकता है हम अगले ही क्लास में बेटा नए चैप्टर की शुरुआत करें क्योंकि ये चैप्टर काफी छोटा है, तो अराउंड 50 क्वेश्चन है हमारे पास जो हम करेंगे, और अगले ही क्लास में हम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर की शुरुआत भी कर देंगे, ठीक है ना। आई थिंक 1 घंटा लगेगा ये पूरा करने में। आई होप आप लोगों ने बेटा अच्छे से पढ़ाई की हो, लेकिन पहले 2 क्वेश्चन के आंसर देख के तो लग नहीं रहे मुझे कि आपने अच्छे से पढ़ाई की है, ठीक है ना। हाँ, चलिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ डिड यू एंजॉय द लेक्चर। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलेंगे बेटा अगले सप्ताह, तब तक के लिए बेटा पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना। चलिए जी, मिलते हैं अगली कक्षा में, और गाना भी सुनाया जाएगा फिर अगली कक्षा में। अरे सॉन्ग, मैम के पास सॉन्ग का भंडार है क्या? हाँ, मैं फटाफट से सुना देती हूँ 2 लाइन, ठीक है ना। फिर भी तुम मुझसे 2 लाइन तो सुन के ही जाते हो ना यार, सॉन्ग ही याद नहीं है कोई। न आए हो न आओगे, न दिन ढले सताओगे, न गाना ही याद नहीं है। गए तुम गए हो क्यों, साथ बाकी है, गए तुम गए हम थम गए, हर बात बाकी है, गए क्यों। न आए हो न आओगे, न दिन ढले सताओगे। बस ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में,
और बेटा फुल जोश और फुल एनर्जी के साथ में हम करने वाले हैं नए चैप्टर की शुरुआत। ठीक है, चलिए बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू।